मिनट मजीद लग सकते हैं और इसको हम कवर कर लेंगे कि जो है जनरली अगर आप कोई पेपर सबमिट करा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो जर्नल है वो रैंक इंडेक्स जर्नल है कि नहीं, राइट? यही सवाल है ना। जी जी। एक तो एचजेआरएस सिस्टम इसको कवर करता है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। यानी मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने एचईसी के मैट्रिसेस देखे तो इन्होंने इंक्लूड किए हैं जनरल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के अंदर कि पाकिस्तान की रिसर्च भी एक कम से कम एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी ये चीजें काफी हद तक कवर हो जाएंगी। लेकिन वही बात कि मजीद करने के लिए आपको एल्सेवियर या स्कोपस वगैरह को देखना पड़ेगा कि जो है एक्चुअल क्वार्टाइल या उसका क्या है। तो वो भी हम क्विकली देख लेंगे, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह कवर। चलें और ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं तो बस। ठीक है उबैद भाई, आगे चलें, लेट्स मूव ऑन। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा मेरा भी सवाल है जी जी जरूर मुस्तफा भाई। इसमें। जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आप इसको मजीद क्लियर करें कि मैं अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ रिसर्च में। शुरुआत में हम लोग कहते थे एक होता है कॉन्फ्रेंस पेपर, एक होता है जर्नल पेपर। तो ये जो सारी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये स्पेसिफिक टू जर्नल्स है कि इसमें कॉन्फ्रेंसेस भी ऐड होंगी, ये क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज इसके अंदर दो चीजें होती हैं कि अमूमन जनरली एचजीआरएस सिस्टम या मैट्रिक्स जो है ना वो हर चीज को कवर करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें एच इंडेक्स की या फिर किसी आई 10 इंडेक्स की, तो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। तो वो इधर कॉन्फ्रेंस या जर्नल या कोई भी चीज जो कि गूगल स्कॉलर के अंदर इंडेक्स है उसको कवर करती है। नंबर ऑफ पब्लिकेशन और नंबर ऑफ साइटेशन जिसके अंदर भी आ रही हैं, रिगार्डलेस कि वो एचईसी यानी वो जर्नल है या कॉन्फ्रेंस, इट इज इंडेक्स्ड। ठीक है मुस्तफा भाई। तो ये जरूरी नहीं है मैट्रिक्स जो है वो सबको कवर कर रहे होते हैं। लेकिन एचजेआरएस सिस्टम जो है, एचईजे का जो सिस्टम है, एचईसी का जो सिस्टम है, उसके अंदर ये क्राइटेरिया है कि जो कॉन्फ्रेंस पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं स्कोपस या किसी इंडेक्स प्रोसीडिंग के अंदर, उनको जो है वो कवर किया जाता है। और जो नहीं होते, जो सिर्फ वर्बल कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसको फिर इंक्लूड नहीं किया जाता। यानी कॉन्फ्रेंस के बाद कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग होती है ना, तो अगर प्रोसीडिंग इंडेक्स है, इधर गूगल स्कॉलर इंडेक्स या स्कोपस इंडेक्स, या अगर स्कोपस या आईएसआई इंडेक्स है तो वो एचईसी जनरल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के अंदर आ रही होगी। अगर वो इंडेक्स नहीं है इधर स्कोपस या आईएसआई, तो ये उसके अंदर शामिल नहीं होगा जनरल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के अंदर। लेकिन गूगल स्कॉलर के अंदर बाद औक़ात क्या होता है कि लोग प्रोसीडिंग को पब्लिश कर देते हैं, वो गूगल स्कॉलर इंडेक्स होती है। जब वो इंडेक्स होती है तो वो साइटेशन के अंदर आ रही होती है। ठीक ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बाकी जब हम इसको देखेंगे तो हो सकता है कि मजीद आपकी बात क्लियर होती चली जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले साइटेशन मैट्रिसेस, ये क्योंकि एक से ज़्यादा मैट्रिक हैं तो हम इसको देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है, इसकी डेफिनेशन क्या है। स्कॉलर इंडिसेस और साइटेशन मैट्रिक्स आर यूज्ड टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कॉलर्स कंट्रीब्यूशंस टू रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ स्टडी। के जो है किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ केमिकल, पेट्रोलियम, मैकेनिकल या फिर साइंसेज, के किसी भी चीज़ की इवेल्यूएशन के लिए, असेस करने के लिए जो है कुछ इंडेक्सेस या मैट्रिक्स या मेजरमेंट्स इस्तेमाल होती हैं जिनको स्कॉलर इंडेक्सेस कहते हैं। उसको बिब्लियोग्राफिक मैट्रिक्स भी कहते हैं कि जो हम साइट यानी रेफरेंसेस के साथ इसको हम जो है वो ऐड करते हैं। और ये एज अ कंक्लूसिव एविडेंस इस्तेमाल होती है एकेडमिक क्वालिटी की, रिसर्च जर्नल्स की। और इसको कौन इस्तेमाल करता है? जर्नल इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट इस्तेमाल करती हैं, इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन और फंडिंग एजेंसी, टू लुक्स द एज एविडेंस फॉर सुपीरियर एकेडमिक परफॉर्मेंस। मिसाल के तौर पे बहुत सारे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, अब अगर उनके पास कोई ग्रांट देने के लिए कोई वो है, 4 लोगों ने अप्लाई किया, तो वो देखेंगे कि किस बंदे के मैट्रिक्स या स्कॉलर मैट्रिक्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको ग्रांट यानी दिए जाने का ज़्यादा चांसेस है। इसी तरह प्रमोशन और दीगर चीज़ों के अंदर भी ये चीज़ बहुत मैटर करती है। सो और हम इसको कैसे कर सकते हैं? रिसर्चर कैन यूटिलाइज द साइटेशन टूल्स टू ट्रैक एंड वैलिडेट द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर ओन एंड पीयर्स नेटवर्क। के साइटेशन काउंट टूल्स हैं डिफरेंट, जैसे गूगल स्कॉलर है और इसके अलावा स्कोपस है,
ISI है, तो इसको हम एज अ मैट्रिक्स यूज करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए। हम अपनी भी कर सकते हैं और अपने पेयर्स की भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक केस स्टडी भी तैयार की है 35 रिसर्चर्स की, जिसके अंदर जो मेरे साथ पेयर्स ने काम किया, मैंने उनको उनके डाटा को उसमें डाला। तो इस तरह से कोई भी इसको साइटेशन काउंट को यूज करके ट्रैक और वैलिडेट कर सकता है परफॉर्मेंस, अपनी भी और दूसरों की भी। ठीक है। अब एक सवाल ये आता है कि भाई हम तो रिसर्चर हैं, हमें क्या जरूरत है कि हम इन चीजों के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करें। भाई हमारा काम रिसर्च करना है, हम रिसर्च कर रहे हैं, वी डोंट केयर अबाउट द साइटेशन एंड मैट्रिसेस एंड अदर थिंग्स। इसका सवाल का जवाब या सीधी सी बात यह है कि हम उसकी केयर करें ना करें, लेकिन बहुत सारी फंडिंग बॉडीज और एम्प्लॉयर्स और जो है दीगर इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसको वेटेज देते हैं और इसके ऊपर जो है इसकी बेस पे डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं टेक्सास एंड कतर के अंदर जॉब कर रहा था, वहाँ की जो मेन फंडिंग एजेंसी है कतर नेशनल कतर फाउंडेशन, NPRP, नेशनल प्रायोरिटी रिसर्च प्रोग्राम, जिसको जो फंडिंग करती है अंडर द कतर फाउंडेशन, जो उनका इदारा है। तो उसके अंदर उन्होंने ये इन 2019 उन्होंने ये एक शर्त लगा दी थी कि कोई भी फर्द अपना जो है वो प्रोजेक्ट जमा नहीं करा सकता कि अगर उसका H-इंडेक्स लेस देन 10 है। तो यानी अगर आपका H-इंडेक्स 10 से नीचे है तो आप जो है अपना प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं करा सकते। सबमिट कराने का मतलब ये है कि होना, प्रोजेक्ट अप्रूव होना तो दूर की बात, आप कोई फंडिंग के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, आप एलिजिबल ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है आप उसको केयर करें ना करें, लेकिन फंडिंग बॉडीज और प्रमोशन और दीगर चीज़ों में इन चीज़ों की वेटेज दी जाती है और उसको बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया इसके ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसलिए हमें इसकी केयर करनी चाहिए और करनी पड़ती है कि जब हम क्योंकि रिसर्च फील्ड में हो। तो ये इसका बेसिकली वो है मुख्तसर सा बैकग्राउंड के रिसर्च मैट्रिसेस। कोई सवाल हो इसके बारे में तो प्लीज गो अहेड। साथी आप ये जो एच इंडेक्स कैलकुलेशन है ये बताएंगे भी आगे? हाँ, ये आगे आएगी, ये आगे आएगी। ठीक ठीक है तो सुबैर भाई कोई सवाल हो तो प्लीज। जी जी जज़ाकल्लाह खैर, अभी यहाँ सही। तक ठीक है। फिर अगर नहीं है तो मजीद आगे चलते हैं। अब इस पे बात करते हैं कि कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस अवेलेबल हैं। तो ईच इंडेक्स इज कैलकुलेटेड, यानी डिफरेंट, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट पब्लिकेशन रिकॉर्ड की बुनियाद पे डिफरेंट मेजरमेंट मेथड्स और टेक्निक्स हैं। मिसाल के तौर पे एक डेटाबेस है गूगल स्कॉलर, जो हम सब बड़े अच्छे तरीके से उसको जानते हैं कि जो भी पेपर गूगल स्कॉलर के अंदर या गूगल के ऊपर रजिस्टर यानी मौजूद होता है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो वो एक साइटेशन मैट्रिक्स है, जनरली अवेलेबल, जिसको हर कोई जो है वो रिकॉग्नाइज भी करता है और उसको यूज भी करता है। फिर इसी तरह से एक स्कोपस की डेटाबेस है जो कि स्कोपस पब्लिकेशंस का रिकॉर्ड रखती है। उसके हो सकता है कि जो गूगल स्कॉलर के नंबर्स हों वो स्कोपस डेटाबेस से थोड़े से डिफर करते हो, क्योंकि स्कोपस थोड़ी सी और रिगरस उनका एडमिशन क्राइटेरियाज है जर्नल्स का या प्रोसीडिंग का। तो और इसी तरह से एक और भी तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है जो कि ISI वेब ऑफ साइंस। तो ये तीन बेसिकली प्रोनाउंस जो है वो स्कॉलरी पब्लिकेशन रिकॉर्ड वो हैं, आप ये कह लें कि बॉडीज या इंडेक्सेस जिसकी डाटा की बुनियाद पे आप ऑथर्स की क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। जनरली यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे गूगल स्कॉलर की बुनियाद पे किया क्योंकि वो रीडली सबके पास अवेलेबल होता है और हर कोई उसको अप्रोच कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है। और ये एक दूसरे से वही वाली बात के वेरीज ग्रेटली, क्योंकि इनके अंदर जो है वो इंटेंसिटी का फर्क है कि अलग अलग क्राइटेरियाज हैं इनलेट के स्कोपस का डेटाबेस मजीद थोड़ा सा सख्त है कंपेयर टू गूगल स्कॉलर, और ISI जो है उससे भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। तो उसकी बुनियाद पे नंबर्स जो है वेरी करते हैं, लेकिन ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ठीक है। तो ये मेन चीज है। और एक्चुअली मैट्रिसेस कौन से होते हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स जो है वो H-इंडेक्स है सबसे पहले, हर जिसको हर्ष इंडेक्स कहते हैं। और जो है फिर I-10 इंडेक्स है जो कि 10 यानी ये शो करता है कि आपकी चलें इसको हम डिस्कस अगली स्लाइड में करेंगे डिटेल वन बाय वन, तो ये ज़्यादा क्लियर वहाँ हो जाएगा। एक M इंडेक्स है, फिर जो है एगी इंडेक्स है,
और इसी तरह से छोटे मोटे डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, लेकिन ये चार जो है बेसिकली बुनियादी क्राइटेरियाज हैं। एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स, M इंडेक्स, G इंडेक्स, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो है वो वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, इनको मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, और वही वाली बात कि रिसर्चर्स के इम्पैक्ट को जांचने के लिए इन सब का क्राइटेरिया है। बेसिकली ये सारे ही इंडेक्स जो हैं, एच इंडेक्स, एम इंडेक्स, जी इंडेक्स, एच इंडेक्स की ही वेरिएशंस हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को उसको इम्प्रूव करने की कोशिश है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, डिफरेंट इंडेक्सेस। आगे चलते हैं। कोई सवाल हो इधर प्लीज, क्विकली अगर कोई सवाल हो तो पूछते जाएं, इसमें कोई वो बात नहीं है कि आखिर में ही करें। ठीक है, आगे चलें। कोई सवाल नहीं है, सब मुतमईन है बड़े। जी साहब भी मेरे ख्याल बेस्ट ठीक है, चल रहा है माशाल्लाह। चलें तो लेट्स मूव ऑन टू एच इंडेक्स, जो कि सबसे रिनाउन इंडेक्स वो है। नजर आ रही स्लाइड? जी नजर आ रही। तो सबसे पहले हर्ष इंडेक्स या एच इंडेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड क्राइटेरिया है। ये जॉर्ज ई हर्ष ने इन 2005 जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया था प्रोसीडिंग पिनास जर्नल के अंदर। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, बहुत अच्छा जर्नल है, रिकॉग्नाइज। और उसमें इन्होंने एच इंडेक्स का क्राइटेरिया दिया था फॉर मेजरिंग, किस लिए? फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द ओवरऑल साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल साइंटिस्ट। और इसके अंदर जो है ये क्या करता है, इवेल्युएशन ऑफ रिसर्चर्स स्कॉलरी इम्पैक्ट बेस्ड ऑन देयर इंटायर आउटपुट, और उसके डिफरेंट अडॉप्टेड एज द मैट्रिक ऑफ चॉइस बाय मैनी इवेल्यूएशन। और फिर इसको जो है डिफरेंट कमिटीज ने जो है वो अपना एज ए इवेल्यूएशन क्राइटेरिया अडॉप्ट बहुत क्विकली किया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि कतर फाउंडेशन ने तो ये लाजमी किया हुआ है कि आप जो है कोई पेपर या पब्लिकेशन सबमिट नहीं कर, सॉरी, कोई प्रपोजल सबमिट नहीं करा सकते। अगर आपके पास प्रपोजल नहीं होगा तो आप कोई स्टूडेंट नहीं ले सकते, आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपने, आपका एच इंडेक्स एक सर्टेन लेवल से ऊपर होना चाहिए अगर आप जो है एज अ गुड रिसर्चर काम करना चाहते हैं इंटरनेशनली। सिमिलरली मैंने कुछ जगहों पे यूरोप और चाइना में भी अप्लाई किया, तो वहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो प्रोफेसर्स कहते हैं कि आपका एच इंडेक्स मिनिमम 3 होना चाहिए या 3 से ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और एच इंडेक्स खास तौर पे हम बहुत दफ़ा इस टर्म को सुनते होंगे, तो आज इसको देखते हैं कि होती क्या है एक्चुअल सिनेरियो में। ठीक है, कैसे इसको मेजर किया जाता है और कैसे इसको हम किसी भी रिसर्चर का इवेल्युएट कर सकते हैं अगर गूगल स्कॉलर हमें देना बंद कर दे। ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअली होता क्या है, एच इंडेक्स इज प्रीटी सिंपल। यू जस्ट प्लॉट द नंबर ऑफ पेपर्स वर्सेस द नंबर ऑफ साइटेशन, और सम अपने या किसी और के have received, and the H index is the number of paper at which the 45-degree line citation per paper intercept the curve। ये मैंने आप यानी ये इसकी थ्योरेटिकल वो है। अगली स्लाइड के ऊपर हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे ये होता कैसे, ये 45 की लाइन और ये सारी जो बातें हैं ये अचीव कैसे करनी है। ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम बिलो। तो ये मैंने एग्जांपल ऑफ एच इंडेक्स कैलकुलेशन मैंने अपनी ही डाटा को प्लॉट करके एक एग्जांपल तैयार किए। एच इंडेक्स मेजरमेंट ऑफ माय पब्लिकेशन रिकॉर्ड, सात खान रिकॉर्ड। तो इसके अंदर अगर आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर, ये मेरे ऑफ यानी रैंक जो सबसे हाईली साइटेड जर्नल है जिसकी साइटेशन 88 है वो है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से डिफरेंट नंबर हैं। और टोटल मेरी नंबर ऑफ पब्लिकेशन तकरीबन 70 के करीब हैं करेंटली। तो ये उसकी बुनियाद के ऊपर डाटा पूरा प्लॉट किया गया है। अच्छा, इसके अंदर आप अगर लेफ्ट साइड देखें तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो फर्स्ट एच साइटेशन है, ये एच इंडेक्स बेसिकली ये शो करता है कि आपके कितने नंबर, इसको आप रैंक भी कहते हैं, रैंक और साइटेशन बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ पब्लिकेशन और इसके रैंक और साइटेशन जहाँ पे ये दोनों मैच करेंगे, यानी इसका मतलब क्या है कि एक अगर मेरा एच इंडेक्स 21 है या 2 है, लेट सपोज किसी का एच इंडेक्स, तो उसके 2 पेपर 2 दफा से ज्यादा साइड हुए। कितने पेपर कितनी दफा से ज्यादा साइड हुए, अगर मैं इसको उर्दू में सलीस जुबान में बोलूं कि एच इंडेक्स ये बताता है कि किसी के कितने पेपर कितनी दफा साइड हुए। मिसाल के तौर पे किसी का एच इंडेक्स 5 है तो उसके 5 पेपर 5 दफा या उससे ज्यादा दफा साइड हुए।
ठीक है। अब अगर मेरा एच इंडेक्स 21 है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे 21 पेपर 21 दफा से ज्यादा साइड हुए हैं। तो इस बुनियाद पे अब अगर एच इंडेक्स 22 करना है तो ये एच इंडेक्स 22 उस वक्त होगा जब 22वां पेपर 22 दफा से ज्यादा साइड होगा। ठीक है, समझ आई? साइटेशन इज इक्वल टू पब्लिकेशन, ये जो है बेसिकली एच इंडेक्स है। और ये 45 डिग्री की लाइन है जो पिछली डेफिनेशन के अंदर इन्होंने दी हुई है। समझ आ रही है कुछ? ये इस पे बात कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हर चीज जो है वो इसी के गिर्द घूम रही होती है एच इंडेक्स के। तो अभी मतलब अगर नंबर ऑफ पेपर कांस्टेंट रहे और साइटेशन बढ़ती जाए तो आपका एच इंडेक्स नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। मिसाल के तौर पे अगर कोई रिसर्चर है जिसके 3 पेपर हैं, ठीक है, और 3 पेपर में से 2 पेपर उसके दो सौ दफा साइड हुए हैं, ठीक है, और तीसरा पेपर जो है वो 1 दफा साइड हुआ है। शुरू के 2 पेपर 200 दफा साइड हुए हैं और तीसरा पेपर 1 दफा साइड हुआ है, तो उसका एच इंडेक्स 2 ही कहलाएगा, 3 नहीं होगा। क्योंकि वो अच्छा। तीसरा पेपर जब तीसरी दफा साइड होगा तो फिर जाके आपका एच इंडेक्स या किसी का भी एच इंडेक्स बढ़ेगा। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का जो है मेजरमेंट क्राइटेरिया है। मिसाल के तौर पे कोई नया रिसर्चर जिसके 10 पेपर हैं, ठीक है, 10 पेपर में से एक पेपर 70 दफा साइड हुआ, दूसरा पेपर जो है वो 20 दफा साइड हुआ, तीसरा पेपर जो है वो 4 दफा साइड हुआ, और पांचवा पेपर जो है वो 2 दफा साइड हुआ, तो उसका एच इंडेक्स जो है वो 3 ही कहलाएगा, क्योंकि 4 पेपर उसके 3 से ज्यादा दफा साइड हुए ना, 3 पेपर उसके 3 दफा से ज्यादा साइड हुए ना, बकिया पेपर जो है वो एच इंडेक्स इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, सही है। 3 पेपर जो है 3 दफा से ज्यादा साइट हो तो वो फिर उसका एच हाँ, इंडेक्स। जितने पेपर जितनी दफा से ज्यादा, अगर हम इसको एन नंबर में मल्टीपल उसमें बात करें, जितने नंबर जितनी दफा से ज्यादा, जितने पेपर जितनी दफा से ज्यादा साइट होंगे वो एच इंडेक्स। अच्छा, तो मतलब ये है कि इसका मतलब कि जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ पेपर बढ़ते जाएंगे तो आपकी साइटेशन भी बढ़नी चाहिए साथ साथ ये। बिल्कुल एग्जैक्टली यानी आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी। अब आगे इसी हाँ। को हम बात करते हैं। द एडवांटेज ऑफ एच इंडेक्स इज दैट इट्स कंबाइन प्रोडक्टिविटी नंबर ऑफ पेपर्स एंड इम्पैक्ट नंबर ऑफ साइटेशन इन अ सिंगल नंबर। यानी तो प्रोडक्टिविटी और इम्पैक्ट दोनों को जो है ये शो कर रहा है एक ही नंबर में, सिंगल नंबर में। जी साद भाई जी जी, नाम इसमें बताइएगा। मोशन मोशन बात जी कर रहा मौसम भाई शायद। हूँ। इसमें अगर हमारे पास नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ते जाएं और साइटेशंस कम हो तो एच इंडेक्स नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, ये एग्जैक्टली नहीं बढ़ेगा। यानी आपके पेपर बढ़ते जा रहे हैं, हर साल आप जो है 25 पेपर पब्लिश कर रहे हैं लेट सपोज, और उनकी साइटेशन नहीं आ रही, हम्म। तो उसका एच इंडेक्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो मिसाल के तौर पर आपका एच इंडेक्स 10 है, ठीक है, और आपको एक 11 करना है, 11 होना है, तो 11 तब होगा कि जब 11 पेपर 11 दफा साइट होंगे। और अगर वो छोटे जो आप पब्लिश कर रहे हैं पेपर उनकी साइटेशन नहीं आ रही तो आपका एच इंडेक्स में वो हेल्प नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। मतलब ये वो है लीनियरली रिलेटेड है और डायरेक्टली मतलब होना चाहिए। दोनों को होना चाहिए, Citation- यानी अच्छी रिसर्च आपकी तब कहलाएगी कि जब आपके एच इंडेक्स भी साथ साथ बढ़े, यानी साइटेशंस भी बढ़े। साइटेशन ये शो करती है कि आपके काम को दूसरे रिकॉग्नाइज कितना कर रहे हैं, वरना पब्लिकेशन ये शो करती है कि आप कितना प्रोडक्टिव हैं, राइट? सही है सही है सही है। अच्छा, साइटेशन का रिकॉर्ड तो जो बॉडीज है वो मेंटेन कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है, ठीक है। अ, ठीक है भाई। चलें आगे चलते हैं। ये एक सवाल था मेरा। जी जी, नाम बताइए। अदिल भाई? मैं अदिल बात कर रहा हूँ। जी अदिल भाई प्लीज। मैं पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा आपने केस देखा है या कोई ऐसी आपने रिक्वेजिशन देखी हो किसी प्रोजेक्ट के लिए, फंडिंग के लिए या जॉब के लिए, जिसमें उन्होंने कोई स्पेसिफिक एच इंडेक्स जो है वो रिक्वेस्ट किया हो कि जी बता। जिन लोगों का जी इतना जी एच इंडेक्स है जी जी वो बिल्कुल। जो है वो अप्लाई करें। जैसे मैंने इनिशियली बताया कि कतर फाउंडेशन ने ये शिक लगाई हुई है कि कोई भी फर्द प्रपोजल सबमिट नहीं करा सकता। फैकल्टी मेंबर, एक तो फैकल्टी मेंबर लाजमी है कि अगर उसका एच इंडेक्स 10 से नीचे है तो वो प्रपोजल सबमिट नहीं कर सकता।
कतर के अंदर। अच्छा, मतलब यानी कि मिनिमम अब जी जी जो इंटरनेशनली है वो दुनिया के अंदर जो है वो उसको एक पैरामीटर कंसीडर किया जा रहा है। बहुत तो ये ज़्यादा आपकी बहुत उस ज़्यादा जी जी एग्जैक्टली। और इसी तरह मैंने जज़ाकल्लाह। अप्लाई किया था चाइना के किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, रिसर्च गेट पे आई हुई थी, प्रोफाइल से मैचिंग में जॉब्स आती है ना, तो उसके अंदर भी उन्होंने क्राइटेरिया स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था कि एच इंडेक्स जो है मिनिमम 3 होना चाहिए। किसी भी आप Q1 पेपर्स होने चाहिए 3, और एच इंडेक्स भी आपका 3 होने चाहिए। तो इस तरह से ये क्राइटेरियाज जो हैं बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शायद अभी यानी इतना अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता से HEC ने अपना क्राइटेरिया बनाया है, हो सकता है कि आगे वो भी इस किस्म के फंडिंग जो है वो यानी फंडिंग रिक्विजिशंस के लिए, एक्विजिशंस के लिए चीजें लगा दें, तो भाई आपका एच इंडेक्स मिनिमम 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 का मतलब है कि मिनिमम आपका एक पेपर साइट हुआ है, 2 का मतलब ये है कि मिनिमम आपके 2 पेपर 2 दफा साइट हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एच इंडेक्स अमूमन जो जनरल क्राइटेरिया हम बता, अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये आएगा, यानी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक जर्नल एवरेज एच इंडेक्स क्या होना चाहिए, और इस तरह की ये चीजें नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद हैं ओवरऑल रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव में, ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि जैसे इसमें आपके कुछ जर्नल पेपर्स जो हैं वो हाई इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ गए हुए हैं, जो कि मतलब लेफ्ट पोर्शन जो है इसका जी जी उसके अंदर, तो बिल्कुल। उनकी तादाद कम है, जबकि जो लो इम्पैक्ट यानी कि लो साइटेशंस वाले उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से अगर मैं ये देख रहा हूँ इसके अंदर, तो ये जो एच इंडेक्स जहाँ पे है मौजूद इस वक्त 21 पे, तो यानी ये आपकी जो हाई साइटेशंस वाली जिनका बड़ा हाई इम्पैक्ट फैक्टर है, ये जो मतलब रीजन बहुत जो है ज्यादा जी वैल्यूएबल, जिसे मैं कहूँगा कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, उनको इसका इसके अंदर उसकी जो वेटेज है वो नहीं आ रही है नहीं आ रही। जी। ये इस हाँ मुझे थोड़ी सी फॉल्ट लग रहा है इसमें। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, और वो है बरहक है कि एच इंडेक्स सिर्फ एक नंबर ये शो करता है कि मिनिमम क्वालिटी आपकी क्या है, ठीक है ना। मिनिमम कितने नंबर कितनी दफा साइट हुए हैं, दैट्स इट। ज्यादा कितने इट डजंट काउंट। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। अगली अगली स्लाइड में हम इसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे, तो जिसकी बुनियाद पे दीगर मैट्रिसेस जो है इजाद हुए या उसका क्राइटेरिया डिजाइन हुआ, ठीक है। इसको मैं कवर करता हूँ। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर, एक चीज आप थोड़ा सा ये समझें कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पेपर, जैसे मेरे पेपर्स बास जो हैं वो कम साइट हुए हैं, तो हो सकता है कि ये पेपर जो है मेरे, मुझे पब्लिश किए हुए 2-3 साल हो गए हों, कि जिसकी वजह से इसकी साइटेशन ज्यादा मिली, क्योंकि साइटेशन वक्त के साथ साथ बढ़ती है, पेपर्स की कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये पेपर्स शायद ऐसे हों कि जो मैंने रिसेंटली पब्लिश किए हों 1-8 साल के अंदर, जिसकी वजह से इसकी साइटेशन अभी वहां तक नहीं आई जो कि इसकी पोटेंशियल साइटेशन हो सकती है। तो एक पॉइंट ये भी होता है कि सिर्फ आप इसकी बुनियाद पे नहीं कह सकते कि ये काम सारा जो है वो बहुत यानी क्वालिटी वर्क नहीं है, सिर्फ यही क्वालिटी वर्क है। परहैप्स ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्वालिटी वर्क हो या ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क हो, लेकिन पब्लिश अभी हुआ हो, तो उसको क्योंकि साइट होने के बाद जब साइटेशन होगी, कोई पढ़ेगा तो साइट करेगा ना, रेफरेंस देगा उसका। तो ये जरूरी नहीं, यानी ये एक तरह से एक नंबर है, और एक क्योंकि कहीं ना कहीं तो इवेल्युएट करना है ना। और जहां तक ये बात ज्यादा वाले पेपर्स की, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए, इसको कवर करने के लिए इन्होंने जी इंडेक्स बनाया, एगी इंडेक्स जो है ना, वो इसी चीज को कवर करता है, ठीक है। जी जी ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। यानी देयरफॉर इट्स comprehend both productivity and impact are required to फॉर अ हाई एच इंडेक्स। आपको प्रोडक्टिविटी भी चाहिए और इम्पैक्ट दोनों चाहिए अगर आप अपना एच इंडेक्स बढ़ाना चाहते हैं, या किसी का एच इंडेक्स बढ़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो रिसर्चर जो है हाईली प्रोडक्टिव भी है, यानी वो पब्लिश भी कर रहा है, और उसका साइंटिफिक इम्पैक्ट भी ज्यादा है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं कि, अब वही वाली बात जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई एच इंडेक्स है, तो अगला सवाल ये होगा कि क्या एच इंडेक्स अच्छा हो सकता है, किसको हम कहें कि भाई इट इज गुड और बेटर, और बेकार है या अच्छा है। तो कोई ना कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया तो होगा ना। तो उसके लिए हर्ष जिसने ये एच इंडेक्स डिजाइन किया था या इंट्रोड्यूस कराया था,
उसने अपने ही पेपर के अंदर ये रेकन किया था या उसको बताया कि अगर आफ्टर 20 इयर्स ऑफ रिसर्च अगर कोई फर्द 20 साल रिसर्च करता है, और ये क्राइटेरिया कहाँ से जांचा जाएगा कि जब आपका पहला पेपर पब्लिश हुआ है। अगर पहला पेपर जब किसी ने पब्लिश किया आफ्टर 20 इयर्स ऑफ रिसर्च, इफ एच इंडेक्स ऑफ अ पर्सन इज 20 इज कंसीडर एज अ गुड, यानी उसको अच्छा कंसीडर किया जाएगा। अगर 40 है इज कंसीडर आउटस्टैंडिंग, और इफ इट्स रीचेस टू 60 इज ट्रूली एक्सेप्शनल। कि अगर एच इंडेक्स 20 साल की रिसर्च के नतीजे के अंदर किसी का एच इंडेक्स 20 है तो वो बहुत अच्छा रिसर्चर है, अबव एवरेज है, यानी अच्छा रिसर्चर है। अगर वो 40 है तो वो आउटस्टैंडिंग है, कि उसकी रिसर्च की रीच आउटरीच बहुत अच्छी है, वो बहुत ही आला पाए का रिसर्चर है। और अगर 60 है तो वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, कि यानी ही इज एक्सेप्शनल। और इसके अंदर फन फैक्ट एक मैं आपको बताता चलूं, इन इस पेपर उसने मेंशन भी किया कि सक्सेसफुल साइंटिस्ट और ऑलमोस्ट 80% नोबल, यानी 80% ऑफ नोबेल प्राइजेस विनर इन फिजिक्स, उनका जो है एच इंडेक्स जो है वो 30 से ऊपर था। तो यानी जो नोबेल रिसर्चर्स नोबेल लॉरेट्स हैं उनका भी एच इंडेक्स जो है वो मिनिमम 30 से ऊपर, यानी हो सकता है कि 100 भी हो किसी का, लेकिन किसी का भी 30 से नीचे नहीं था फिजिक्स के अंदर जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ऑलमोस्ट 84% ऑफ इट रिसेंट ईयर्स के अंदर अप टू 2005। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ यानी एच इंडेक्स जो है वो सिर्फ हमारे जैसे रिसर्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनली जो नोबेल लॉरेट्स हैं, जो बहुत ही हाई पाए के आला पाए के रिसर्चर्स हैं, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत यानी मानी जाती है, और उसकी बुनियाद पे वो डिसीजन मेकिंग होती है या देखा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कोई सवाल हो यहाँ तक? जी साहब ये भाई, जी प्लीज मोहसिन भाई आप पूछें। सर इसमें एक ये रिसर्च गेट ने अनाउंस किया हुआ है कि वो आरजी स्कोर जो है वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं जुलाई अच्छा है, तक। हाँ ठीक है। तो उसके बाद से फिर क्या होगा? अच्छा, आरजी स्कोर वो एक डिफरेंट बहस है। आरजी स्कोर बेसिकली जो है ना, उसके अंदर जो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है वो आपकी पब्लिकेशन और इन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर नहीं रखते। वो रिसर्च गेट पे आपकी एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हैं सिर्फ। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे लोगों का आरजी स्कोर देखा बहुत हाई, जिनकी पब्लिकेशन बिल्कुल जीरो है, लेकिन वो आंसर दे के ये करके वो एक तरह से रिसर्चर्स का सोशल मीडिया है। आप उसको जितना यूज करेंगे आप उतना इन रहेंगे। मतलब आरजी स्कोर जो है वो सही पैरामीटर नहीं है। आरजी स्कोर के अंदर यानी उन्होंने अब रिसर्च इम्पैक्ट शुरू किया है ना, रिसर्च इंटरेस्ट, राइट? जी तो वो क्राइटेरिया बेसिकली जो है वो ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि वो रिसर्च को वेटेज देता है, नंबर ऑफ पब्लिकेशन, साइटेशन और इम्पैक्ट ऑफ द जर्नल, इन चीजों को कंपेयर टू आरजी स्कोर। आरजी स्कोर आप बढ़ा सकते हैं, आप 2 महीने आप सोशलाइजिंग करें, सवालों के जवाब दें, ये सब करें, आपका आरजी स्कोर बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर जिनकी 8-8 हजार 10-10 हजार साइटेशन है, उनका एच इंडेक्स जो है वो 50 से ऊपर है, लेकिन उनका आरटी स्कोर देखें तो वो आपको 40 नजर आएगा। जबकि मुझ जैसे बेकार साइंटिस्ट यानी बेकार रिसर्चर का भी आरटी स्कोर आपको 42 नजर आएगा। तो ये यानी मेरे हिसाब से वो कोई बहुत अच्छा क्राइटेरिया या बहुत आला क्राइटेरिया नहीं है आरजी स्कोर, और अच्छा ही है कि इसको डिसकंटिन्यू कर दे, मेरी अपनी जाती राय है। क्योंकि उसके अंदर पब्लिकेशन या रिसर्च ज्यादा मैटर नहीं करती, सोशलाइजिंग ज्यादा मैटर करती है। सही है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, और शुरुआत से मेरी दरख्वास्त है कि जो सवाल इस स्लाइड से रिलेटेड हो ना तो वो अभी कर लें, और जो इसके अलावा बाकी हाँ, सवाल है बाद वो में कर इंशाल्लाह लें। आखिर में कर लेंगे, वरना फ्लो जो है इसका मुतासर हो जाएगा। तो फिर सबकी नजरें हैं 60 के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी साहब भाई, मेरा एक ही सवाल था कि मिसाल के तौर पे मेरा अगर एच इंडेक्स 10 आ रहा है तो मेरे 10 के 10 पेपर में से हर एक पेपर की जो साइटेशन है वो 10 होनी चाहिए। हाँ मिनिमम। हर एक पे मिनिमम हर एक पे। और मिसाल के तौर पे मेरे 9 पेपर है जिसकी साइटेशन 10 है, और एक 10वां पेपर है उसकी साइटेशन 9 है, तो मेरा एच इंडेक्स 9 काउंट 9 होगा। काउंट होगा एग्जैक्टली। अच्छा, जब तक आपका 10वां पेपर 10वीं दफा साइड नहीं होगा जी जी जी। तब तक आपका एच इंडेक्स 9 ही काउंट होगा। चलो जज़ाकल्लाह, बहुत जैसे शुक्रिया। मेरा 21 है, हालांकि मेरा जो 21वां पेपर है उसकी साइटेशन 27 है,
जी जी जी। लेकिन क्योंकि 22 पेपर 22 दफा साइट नहीं हुआ, तो ठीक है। वो काउंट नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एच इंडेक्स की हमने बहुत ज्यादा वो बात कर ली कि क्या गुड है एच इंडेक्स। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो इट डज नॉट अकाउंट द नंबर ऑफ ऑथर्स ऑन अ पेपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अमूमन क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं कि साइंटिफिक पेपर्स के अंदर, जैसे कि हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, एवरेज नंबर ऑफ ऑथर्स जो है वो 4 से 5 होते हैं एक पेपर के अंदर। ठीक है, और बास कंडीशंस के अंदर ये चीज जो है वो उसको एच इंडेक्स के अंदर वो नहीं होती, काउंट नहीं होती कि अगर कोई सोल ऑथर है, एक बंदे ने पूरा काम किया है, उसको कोई वेटेज नहीं मिलेगा। 5 ऑथर का मतलब क्या होता है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि 5 ऑथर हर दफा यानी एक एक दफा उसको साइड करें, तो आपको डबल एक की जगह 5 साइटेशन पेपर की मिल सकती है। हमें राइट कि मैं अपना पेपर लिख रहा हूँ, मेरा पेपर जो है मैंने भी साइड किया, मेरे साथ डॉक्टर अदील काम कर रहे हैं, अदील भाई ने भी साइड किया क्योंकि उनका भी पेपर है, फिर किसी और ने भी साइड किया जो उसके को ऑथर्स हैं इंडिविजुअली। तो ये पोटेंशियल मेरे पास मौजूद है कि मेरा एक ही पेपर बहुत आसानी के साथ 5 दफा वो साइड हो सकता है, या उसकी रीच आउटरीच बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एच इंडेक्स इसको नहीं करता, इट्स जस्ट अ नंबर कि भाई ये नंबर है स्टैटिस्टिकली, और कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है इसकी इसको परवाह नहीं होती। ठीक है, और फिर सेकंड चीज जैसे हमने बात की, जो आपने बात की अभी, इसी को ये पॉइंट उसको क्लियर करा, इट पेनलाइज अर्ली रिसर्च साइंटिस्ट, कैरियर साइंटिस्ट। जैसे हम हो गए जो जिनको पीएचडी किए हुए अभी 2-3 साल हुए हैं, हम और एक प्रोफेसर जो कि माशाल्लाह जिसने अपनी जिंदगी की 50 बार हैं या 40 बार हैं जो है वो रिसर्च के अंदर दे चुका है, उन दोनों का कंपैरिजन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त के साथ साथ उनको एच इंडेक्स बढ़ेगा, उनके स्टूडेंट्स होंगे, काम की एक्सटेंशन होगी, फील्ड में नाम होगा, तो उनका एच इंडेक्स बहुत बढ़ता चला जाएगा। इसके मुकाबले में यंग रिसर्चर के पास एक्सपोजर कम होगा और उनका एच इंडेक्स इतना नहीं होगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, इसको जरा सा डिटेल में देखते हैं। आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट विद ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पब्लिकेशन, जैसे किसी की सिर्फ 6 पब्लिकेशन है और वो ऑल ऑफ दीज पब्लिकेशंस आर ग्राउंड ब्रेकिंग, आर हाईली साइटेबल, यानी 6 पब्लिकेशन है और 5 पब्लिकेशन जो है वो, या 3 पब्लिकेशन 400 साइट हुई है, ओवरऑल उसका यानी साइटेशन जो है वो 1200 या 1300 है, लेकिन उसका एज इंडेक्स जो है वो 3 ही काउंट होगा, क्योंकि बकिया जो 2-3 पेपर है उसके वो इतने साइट नहीं हुए। तो ये एक नुकसानदेह पहलू है एच इंडेक्स का, जो उबैद भाई ने भी बात की थी कि जो हाईली काउंट साइटेड पेपर्स हैं उसको हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये एक इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। और खासतौर पे अर्ली कैरियर रिसर्चर्स के लिए कि डिफरेंट एरा ऑफ रिसर्च को आप जो है वो नहीं कर सकते कि एक रिसर्चर जिसका रिसर्च डोमेन या टाइम स्पेंड जो है वो 7 साल है, उसको आप जो है 9 साल वाले के साथ या फिर 12 साल या 30 साल वाले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे? उसको कंपेयर करने के लिए ये इनकी लिमिटेशन है, जिसके लिए दीगर इंडेक्सेस को प्रमोट किया, यानी जिनको लाया गया या उसको उस ड्रॉबैक को मिनिमाइज करने की कोशिश की गई। ठीक है, और इसी तरह रिव्यू आर्टिकल आपने देखा होगा कि अमूमन रिव्यू आर्टिकल्स की साइटेशन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आती है एक्सपेरिमेंटल या ओरिजिनल रिसर्च पेपर से। क्यों? क्योंकि किसी को भी रिसर्च स्टार्ट करनी होती है, वो रिव्यू पेपर से रीड करता है और उसको फिर साइट भी करता है। तो रिव्यू पेपर का भी इसमें कोई वो एच इंडेक्स के अंदर वो नहीं है कि रिव्यू पेपर हो, कॉन्फ्रेंस पेपर हो, जर्नल पेपर हो, इट काउंट्स एज अ सिमिलर पेपर, दैट्स इट। सॉरी। और इसी तरह डिफिकल्ट टू कंपेयर द साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड फील्ड। मिसाल के तौर पे मैं केमिकल इंजीनियरिंग से वाबस्ता हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का कंपैरिजन मुश्किल होता है कि हो सकता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में साइटेशन ज्यादा आती हो कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस, या फिर हम सोशल साइंसेज की बात करें, ह्यूमैनिटीज या एचआर, तो उसके अंदर एच इंडेक्स या साइटेशन बहुत कम आती है। तो आप इनको किस तरह से कंपैरिजन करेंगे? ये चीज जो है वो यानी ये इनकी लिमिटेशन है एच इंडेक्स की, तो उसके लिए दीगर इंडेक्सेस को लाया गया या उस पर काम होता है। ठीक है, कोई सवाल हो इसके बारे में? ठीक है, फिर कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं।
सबसे पहले एक जी सवाल मेरा ये है कि क्या सेल्फ साइटेशन भी इसमें काउंट हो जाती है? मिसाल के तौर पे मैं अपने ही सारे पेपर को अपने अगले पेपर्स में साइट करता रहूँ, तो मेरी एच इंडेक्स में साइटेशन हो इससे जाती है। हो जाएगा? अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया है, जैसे गूगल स्कॉलर जो है वो एच इंडेक्स को काउंट कर एच इंडेक्स में काउंट करता है, वो एक्सक्लूड नहीं करता। लेकिन स्कूपस और वेब ऑफ साइंस एक्सक्लूड करते हैं सेल्फ साइटेशन को। सेल्फ यानी साइटेशन। वो दोनों दोनों मैट्रिक्स शो करते हैं, आपका अपना जी और जी जी। एक्सक्लूडिंग सेल्फ साइटेशन। इसी तरह रिसर्च गेट भी आपका अपना भी, यानी ओवरऑल भी एच इंडेक्स बताता है और जी जी। एक्सक्लूडिंग सेल्फ साइटेशन भी बताता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, सबसे पहले हम क्विकली बात करते हैं i10 इंडेक्स की, जो कि गूगल स्कॉलर पे अवेलेबल होता है। इज वेरी सिंपल मेजर, यानी ये बताते हैं कि आपके कितने पेपर 10 दफा या उससे ज्यादा दफा साइट हुए, नंबर ऑफ पब्लिकेशन साइटेड एटलीस्ट 10 टाइम्स। तो ये भी एक तरह से प्रोडक्टिविटी गेज है कि अगर किसी के 10 यानी i10 इंडेक्स 12 है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके मिनिमम 10 पेपर 10 दफा से ज्यादा साइट हुए। हो सकता है एच इंडेक्स उसका 6 हो, लेकिन i10 इंडेक्स भी ये शो करता है कि पोटेंशियली इसका एच इंडेक्स बढ़ सकता है। ठीक है, ये डॉक्टर साहब इसको आप रिपीट कर देंगे, आपने अभी जो 12 i10 का है इसका क्या मतलब होगा? i10 इंडेक्स मतलब नहीं आपने कहा ना 12 i10 अगर किसी का है तो उसका क्या मतलब होगा? फर्स्ट i10 नहीं, यानी उसका मतलब ये है कि 10 पेपर 10 पब्लिकेशन एटलीस्ट 10 दफा साइट हुई है। अगर किसी का 10 है तो i10 10 है तो अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं असल में वो 12 कह रहे थे ना आप, तो उस अगर वजह से किसी मैं का कंफ्यूज। 12 है का जी मतलब ये कि उसकी 12 पब्लिकेशन 10 दफा से ज्यादा साइट हुई। ठीक है, ठीक, ठीक है, शुक्रिया। 30 है तो 30 पब्लिकेशन 10 दफा से ज्यादा साइट हुई है। आगे चलते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको नजर आ जाता है कि भाई 10 पेपर 10 दफा साइड हुए, 9 पेपर 9 10 दफा साइड हुए, i10 इंडेक्स 9 है। ठीक है, इस तरह से। और इसका ड्रॉबैक क्या है? और सेकंड ये कि ये सिर्फ गूगल स्कॉलर इसको मेजर करता है, इंटरनेशनली इसकी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। साइटेशन इन गूगल स्कॉलर आर फ्री एंड इजी टू यूज, और लिमिटेशन क्या है कि ये यूज ओनली बाय द गूगल स्कॉलर। और कहीं पे आप किसी को बताएं मेरा i10 इंडेक्स जो है वो इतना है, तो कहेगा होगा, लेकिन हम इसको नहीं मानते। एच इंडेक्स बताएं। ठीक है, आगे चलें। i10 इंडेक्स समझ आ गया? जी जी ठीक है, अब हम बात करते हैं एम इंडेक्स की। एम इंडेक्स जो है वो बेसिकली यानी ये एच इंडेक्स की ही वेरिएशन है, और इसका जो मकसद है वो ये है कि आप अब अर्ली रिसर्च कैरियर, यानी हाँ, जैसे कोई रिसर्चर है जिसको पीएचडी किए हुए 3 साल हुए हैं, लेट्स सपोज मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मुझे 3 साल हुए हैं पीएचडी किए हुए। मेरी रिसर्च यानी शुरू हुए हुए अब आप ये कह लें कि पहला पेपर जो पब्लिश हुआ है वो 2012 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, और एक मेरा सुपरवाइजर है डॉक्टर भजन, माशाल्लाह, उनकी जो पीएचडी किए हुए उनका जो अरसा हो गया वो 13 साल हो चुके, 15 साल हो गए, 2007 की पीएचडी है। और उससे पहले मास्टर्स, उनकी पहली पब्लिकेशन जो है वो 2005 के अंदर आई है। तो अब अगर आप मेरे कैरियर को मेरे सुपरवाइजर के कैरियर से किस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि भाई लाजमी बात है कि वो उसका एच इंडेक्स और उसकी सारी चीजें ज्यादा होंगी, क्योंकि उसका नंबर ऑफ इयर्स ज्यादा स्पेंड किए हैं रिसर्च के अंदर। तो उस चीज को कवर करने के लिए और डिफरेंट एजेस के रिसर्चर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए एम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है कि ये डिस्प्ले करता है एच इंडेक्स पर ईयर सिंस इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन, कि आपके एच इंडेक्स को डिवाइड कर दिया जाएगा आपके नंबर ऑफ इयर्स स्पेंड इन रिसर्च। तो उससे एक नॉर्मलाइज कंडीशन पैदा हो जाएगी कि भाई आपको ज्यादा टाइम मिला तो आपका एम इंडेक्स इतना बड़ा, ये आपका बताएगा कि आपका फ्यूचर यानी कंपैरेटिवली रिसर्च बैकग्राउंड कैसा है। अर्ली रिसर्च कैरियर जिसका एच इंडेक्स शायद कम हो, अगर उसका एम इंडेक्स ज्यादा है तो इट मींस दैट ही हैव अ पोटेंशियल टू बी अ फ्यूचरिस्टिक रिसर्चर, और ही कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल रिसर्चर इन द फ्यूचर। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं, अभी आपको जब देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और केस स्टडी में भी समझ में आएगा जो इसके अंदर मैंने ये चीजें कवर की हैं।
ठीक है। M index is calculating by dividing the H index over the year of publication, और वही के पहली टाइम जो आपका काउंट होगा वो तब से आपकी फर्स्ट पब्लिकेशन ईयर से काउंट होगा, ठीक है। H index tends to increase the career H index tends to increase with the career length, जितना आप साल रिसर्च करेंगे उतना आपका H index बढ़ेगा, और ये एक शॉर्टकमिंग है एज कंपेयरिंग रिसर्चर विद द फील्ड बट वेरी डिफरेंट कैरियर लेंथ। यानी अगर केमिकल इंजीनियरिंग में मैं काम कर रहा हूँ और एक प्रोफेसर काम कर रहा है या एक जूनियर रिसर्चर काम कर रहा है जिसने अभी पीएचडी स्टार्ट की है, वो मुझसे अपने आप को कंपेयर करेगा तो ये ज्यादती है। तो उसको कवर करने के लिए ये एम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये बताता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ कैरियर लेंथ आपकी प्रोग्रेस या आपकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी कितनी है, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। हाँ ठीक है। अब ये बात करते हैं व्हाट इज गुड एम इंडेक्स। तो जनरली हर्ष ने ये क्राइटेरिया डिफाइन किया था कि अगर एच इंडेक्स आप एम इंडेक्स जो है अराउंड 1 है तो आप एवरेज रिसर्चर हैं। अमूमन 1 ही होता है लोगों का कि 20 साल के 20 एच इंडेक्स है और 20 साल रिसर्च के बाद 20 एच इंडेक्स है तो आपका एम इंडेक्स जो है 1 बनेगा, ठीक है। जैसे पहले भी आपने देखा होगा 20 साल की रिसर्च के अंदर अगर आपका 20 एच इंडेक्स है तो आप गुड रिसर्चर है, एवरेज रिसर्चर है, सही रिसर्चर है। अगर आपका अबव 1 to 2 के दरमियान है एम इंडेक्स तो आप अबव एवरेज हैं, आप एक्सीलेंट रिसर्चर हैं, गुड रिसर्चर हैं। और अगर 2 से 3 है तो आप एक्सीलेंट यानी बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं और आपकी रिसर्च को फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा वो मिलने की तवक्का है कि आपको आगे भी आपका वो अच्छा रहेगा। और अगर आपका 3 से ज्यादा है तो यू आर सुपरस्टार यानी आगे जो है वो कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। बाकी जो अल्लाह को जो मंजूर, लेकिन एक ये इंडिकेशन है जिनकी बुनियाद पे मुख्तलिफ फंडिंग एजेंसीज और जो आपके टेन्योर, खासतौर पे अमेरिका ब्रिटिश सिस्टम के अंदर टेन्योर कमिटीज हैं, वो इन चीजों की बुनियाद पर डिसीजन लेती है, ठीक है। सो अर्ली कैरियर रिसर्चर विद एन एम वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 3 may become the future superstar and are highly likely to have a potential to rise in their careers। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम इंडेक्स, खासतौर पे हम जैसे जूनियर रिसर्चर्स के लिए कि एच इंडेक्स तो वक्त के साथ साथ बढ़ेगा, लेकिन क्या बढ़ सकता है कि नहीं ये भी देखा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में कोई सवाल हो? केस स्टडी के अंदर ये जो आपके थोड़ा सा, मुझे पता है कि मैंने भी जब पहली दफा देखा था तो थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आ रहा था उस तरह से, लेकिन जब केस स्टडी हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। आगे चलें जी, नदीम साहब प्लीज पूछें। जी सर, मैंने ये पूछना था कि आपने एम इंडेक्स की बात की, तो क्या ये जो एम इंडेक्स है ये जो न्यू रिसर्चर्स हैं उनको तो बेनिफिट दे रहा है? जैसे एक मैं एग्जांपल दूं, अपने एक दोस्त की मिसाल दे दूं तो पिछले 3 सालों में उसका एच इंडेक्स नियर अबाउट 8 है 2020-21। तो एच इंडेक्स 8 है तो इट्स मीन कि उसका एम इंडेक्स अराउंड 2.66 हो जाएगा। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। और अगर हम बात करें, मैं अपने सुपरवाइजर की बात करूं यहाँ पे, तो मेरे सुपरवाइजर की साइटेशन मोर देन 3000 है। 20 साल के करियर में उसका एच इंडेक्स 20 और वो एक अच्छे रिसर्चर्स में उसका शुमार होता है। लेकिन 20 सालों में अगर हम उसका एम इंडेक्स निकालें तो अराउंड वो 1 बनता है। जब हम एक्सपोनेंशियली जाते हैं विद टाइम एम इंडेक्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आई मीन 20 एच इंडेक्स इंक्रीज नहीं होता ना वक्त के साथ साथ। जैसे जी, आपको 10 तक एच इंडेक्स बढ़ाना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, 2 साल में बढ़ा लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसका मतलब जब कोई अर्ली रिसर्चर अपने आप को किसी बड़े प्रोफेसर से कंपेयर करेगा तो वो ये शो कर रहा होगा कि मेरा तो एम इंडेक्स 3 है और उसका एम इंडेक्स 1 बढ़ रहा है। तो क्या ये गलत नहीं है यहाँ पे? क्योंकि जिस आपकी बंदे बात ने बिल्कुल मैं वो कहता हूँ, बट स्टिल बात ये है कि प्रोफेसर भी तो अपने एच इंडेक्स को 50 शो करते हैं, तो बिल्कुल यानी और उनको ड्यूरेशन तो मिला ना। अब अगर ड्यूरेशन इंडिपेंडेंट आप निकालेंगे तो आपके दोस्त को फायदा है। और कहीं ना कहीं अब आप अगर ये बात करें कि एक फर्द जिसका एच इंडेक्स 8 है 2 साल या 3 साल की रिसर्च के बाद, तो पोटेंशियली ही इज अ गुड रिसर्चर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अगर उसको आप वेटेज नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप सीनियर रिसर्चर्स को ही प्रिविलेज देते चले जाएंगे
और टेन्योर और हर चीज के अंदर उन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है ना। ये असल में इंडिकेटर्स है ना, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि वक्त के साथ साथ अर्ली कैरियर रिसर्चर का एम इंडेक्स बढ़ेगा, एम इंडेक्स शुड बी ड्रॉप, यानी ये बहुत मुश्किल है कि आप एम इंडेक्स मेंटेन कर। जी बिल्कुल, मेरा जो क्वेश्चन का मकसद था वो ये था कि एम इंडेक्स जो है वो एच इंडेक्स 10 के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, नहीं होता, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, असल में जी। होता क्या है कि जब प्रोफेसर होते हैं तो उनके अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और वो पब्लिकेशंस आ रही होती हैं और उनको परवाह नहीं होती कि साइटेशन कहीं से भी आ रही होती है। लेकिन एच इंडेक्स के लिए आपकी साइटेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपका हर पेपर की साइटेशन बढ़नी चाहिए इक्वली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। वो नहीं होता तो आपका एच इंडेक्स गिरता है। बिल्कुल। यानी शुरू में आपने पीएचडी में होता क्या है, जैसे मैं अपनी मिसाल दूं कि पीएचडी में जब आप पेपर्स लिखते हैं तो आप बहुत फोकस करके लिखते हैं, क्योंकि आपको थीसिस भी डिफेंड करना होता है। जब आप पीएचडी के बाद आप जब काम करते हैं तो शायद आप उतना फोकस नहीं होते, तो इसलिए उसकी राइटअप स्किल्स आपकी अच्छी होती चली जाती है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ी सी कम होती चली जाती है। बिल्कुल एग्री करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत इसी शुक्रिया। वजह से आपका जो है ना एम इंडेक्स मेंटेन नहीं रहता, ठीक है। थैंक यू जज़ाकल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एम इंडेक्स कैलकुलेशन के, इसके अंदर एच इंडेक्स भी आ जाएगा। तो एक इसके अंदर दो चीजें, जो फार्मूला है वो ये है, यानी मिसाल के तौर पे एक फर्द है जिसके 10 पब्लिकेशन है और उसकी जो टॉप पेपर है उसको 70 दफा साइटेशन मिली है, 70 साइटेशन है। सेकंड पेपर को 12, अगले को 6, फिर 5, फिर 5, इस तरह से, और दीगर को और कम साइटेशन मिली, ठीक है। तो एच इंडेक्स सबसे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एच इंडेक्स किसके बराबर होता है, साइटेशन इज इक्वल्स टू रैंक, राइट, जो पीछे हमने उसमें भी देखी थी पिक्चर के अंदर। तो अब इधर देखें 1 इज इक्वल्स टू 70, नो, तो यहाँ पे नो, ये एच इंडेक्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट 12 इज इक्वल्स टू 2, नो, 6 इज इक्वल्स टू 3, नो, 5 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 5, नो, 5 इज इक्वल्स टू 5, यस। फिर आगे देखेंगे कि आगे वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जहां पे ये इक्वल कर रहे हैं वो आपका एच इंडेक्स हो गया, राइट। सॉरी, एक सेकंड उसको पानी पी लूं। तो यहाँ पे हमने एच इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया, इज द साइटेशन काउंट इक्वल टू रैंक, ये आ गया, ये एच इंडेक्स हो गया। उसके बाद एम इंडेक्स कैलकुलेशन के लिए अर्लीस्ट पब्लिकेशन ईयर कौन सा था, यहाँ हमने देखा ईयर 2008। करंट ईयर, ये असल में मैंने प्रेजेंटेशन तो यार की है 2021 के एंड की है, तो उसलिए थोड़ा सा डाटा जो है ज्यादातर 2021 के एंड का मिलेगा आपको ना। तो ये 2021, तो इसका फार्मूला ये होता है कि ईयर कैलकुलेट करने का 2001 माइनस 28 प्लस 1 जो है वो, जब आपने यानी जो साइड हुआ वो ईयर भी कहलाएगा, हो सकता है पब्लिकेशन पहले से हो, तो 1 हमेशा ऐड होके ही शामिल होता है, ये फार्मूले के अंदर शामिल है, ठीक है। तो ये टोटल 14 ईयर्स बने, हमने 5 को डिवाइड कर दिया 14 से, तो जो एम इंडेक्स आया वो 0.357 किसी भी यानी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर, ठीक है। कोई सवाल हो क्विकली। citation h index divided by year of publication, first publication, right। तो ये सिंपल एम इंडेक्स कैलकुलेट हो जाता है किसी। साथ भाई ये एम इंडेक्स, जैसे कि एच इंडेक्स गूगल स्कॉलर पे होता है, ये एम इंडेक्स कहाँ पे मॉनिटर हो रहा होता है ये, या तो मैंने ये देखा आपने खुद करना होता है, अगर आपने करना है, और ये यानी फंडिंग एजेंसीज वगैरह इन चीजों को मद्देनजर रखती हैं, क्योंकि अब वो वर्बली वही वाली बात कि अर्ली रिसर्च कैरियर और एक एक्सपीरियंस रिसर्चर्स को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जिनको वो बैक ऑफ द हैंड जो है कैलकुलेशंस के अंदर रखते हैं मद्देनजर। ठीक है। इसको टेन्योर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि आगे ये अच्छी रिसर्च कर पाएगा फर्द के नहीं, इस तरह से ना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एगी इंडेक्स, जिसको जी इंडेक्स भी कहते हैं, और ये इन 2006 के अंदर एक यानी वेरिएशन प्रपोज की थी जी इंडेक्स के नाम से, एगी इंडेक्स के नाम से, लियो एगी ने। और इसके अंदर वही उबैद भाई ने जो बात की थी कि जो हाईली साइटेड पेपर हैं उनका जो है वो कोई वो नहीं होता, काउंट नहीं होता एच इंडेक्स के अंदर,
So G index is another variant of H index that accounted the highly cited papers in the data sets. तो इसमें क्या करते हैं अब, ठीक है, यानी जो मिसाल के तौर पे वही अर्ली रिसर्च कैरियर है जिसके शुरू के 3 पेपर जो है 200 दफा साइड हुए हैं और पीछे जो पेपर है वो 2 दफा साइड हुआ है, तो उसका एच इंडेक्स जो है वो शायद 3 काउंट होगा। लेकिन जो 200 दफा पेपर साइड हुए हैं वो भी तो क्वालिटी है ना फर्द के काम की, तो उसको आप किस तरह से यानी इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो ये एगी इंडेक्स इसको इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है? अब इसको देख लेते हैं कि क्विकली कि कैसे इसको काउंट किया जाता है। इसमें भी वही एग्जांपल मैंने दी जो पहले मैंने पिछले एम इंडेक्स के कैलकुलेशन के लिए हमने यूज की थी, सेम एग्जांपल, सेम वही डाटा है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होता है, एड अप साइटेशन। आप साइटेशन को एड अप करते हैं और इनका रैंक को स्क्वायर को चेक करते हैं एगी इंडेक्स की कैलकुलेशन के लिए। ये रैंक है, ये साइटेशन है, दोनों को एड अप किया, सॉरी एड अप साइटेशन, ये अलग है, कैलकुलेट रैंक स्क्वायर, यानी रैंक स्क्वायर क्या है, 1 into 1 करते जाएं और जो साइटेशन बढ़ती जा रही है उनको ऐड करते जाएं। 70 पहले साल की है, दूसरे साल की 12 है, 82 हो गई, और रैंक क्या हो गया, 2 into 2 4। इज द सम ऑफ साइटेशन एज लार्ज एज स्क्वायर ऑफ द रैंक? यस, तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे, चलते चले जाएंगे। 3 into 3 9, 82 plus 6 88, until 9 into 9 81, 1110 plus 2 112। यस, अब जब 10th के ऊपर आए तो हमने देखा कि 10 into 10 100, और ये कितना हुआ, 112 plus 2 114। अब ये जो है अभी भी 100 से ज्यादा है ये दोनों। अगले पे हमने चेक किया तो यहाँ 116 और यहाँ पे 121 बन रहे हैं, जो कि टोटल साइटेशन से कम हो गया, टोटल साइटेशन इससे कम हो गई, तो इससे पीछे वाला नंबर जो है वो जी इंडेक्स कहलाएगा। राइट, समझ आई? सम ऑफ स्क्वायर साइटेशन एज लार्ज एज स्क्वायर ऑफ द रैंक, ये असल फॉर्मूला है कि जहां तक वो ज्यादा है तब तक जी इंडेक्स बढ़ता जाएगा, जहां पे वो कम हो जाएगा तो जी इंडेक्स आपका रुक जाएगा। राइट, जी डॉक्टर साहब, ये समझ में तो आ गया है कैलकुलेशन का, बट ये इसमें थोड़ा सा इसको बता दीजिएगा कि ये जो क्वालिटी को किस तरीके से एम्फेसाइज कर रहा है इसके अंदर। इसमें देखें आपके जो हाईली साइटेड पेपर है उसको वेटेज मिल रही है ना यहाँ पे, वरना एच इंडेक्स देखें तो यहाँ एच इंडेक्स तो 5 बन रहा है बंदे का, ठीक है, और जी इंडेक्स ऑलमोस्ट डबल है। सही और है। इस वजह तो से कि ये जो पेपर्स है 70 दफा साइड हुए हैं, इसने इसको बढ़ाया ना, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। राइट, सही है। तो ये इसको अकाउंट करता है हाईली साइटेड। अब अगर किसी के 2 पेपर 70 या 100 दफा साइड होते तो उसका जी इंडेक्स और ज्यादा होता। जी नदीम साहब प्लीज। नईम साहब। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज एक बंदा एक ही पेपर पब्लिश करता है और उसकी साइटेशन मोर देन 1000 हो जाती है, ऑलमोस्ट 2000 हो जाती है, उसके बाद वो रिसर्च छोड़ देता है, उसका जी इंडेक्स तो है वो अराउंड 40 प्लस हो जाएगा, बेशक अगले वो 20 साल तक काम ना करे तो 1 to 1 तो 1 ही रहेगा ना जी, मतलब हर साल पब्लिकेशन का आना जरूरी है? नहीं, अगर एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए ना अगर उसको अपना जी इंडेक्स बढ़ाना है। सही, यानी देखें सारे मैट्रिक्स जो है वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को शो कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। 2 पेपर हो गए 1000 साइटेशंस के, तो टोटल साइटेशन वही होगा, जी इंडेक्स 4 होगा बस, एच इंडेक्स 2 होगा, जी इंडेक्स 4 होगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है ना, उससे नहीं बढ़ सकता। तो दोनों चीजें सारे यानी आपके वेरिएंट जो हैं साइटेशन मैट्रिक्स जो है वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को जो है ना, प्रोडक्टिविटी आप कह लें क्वांटिटी से ज्यादा बेहतर, प्लस क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों को कवर कर रहे होते हैं। थैंक यू। चलें क्विकली आगे चलते हैं क्योंकि HCJ वाला भी कवर करना है। केस स्टडी, the case study of different matrices for researchers. The case study involves the citation data of 35 researchers mainly from the engineering discipline. It also include the researcher for all type of research profiles such as professor, associate professor, assistant professor, postdoctoral researcher, and fresh PhD, fresh doctoral students as well.
तो सबसे पहले जो ग्राफ है इसमें मैंने शो किया है साइटेशंस एंड पब्लिकेशन प्लॉट्स के डिफरेंट रिसर्चर्स की नंबर ऑफ साइटेशन और नंबर ऑफ अगेन, और राइट साइड पे जो दूसरा प्लॉट है वो नंबर ऑफ पब्लिकेशन बार फॉर्म के अंदर पेपर्स हैं और साइटेशन है। तो एक चीज आपको नजर आती है कि जो प्रोफेसर्स हैं जो उनकी नंबर ऑफ पब्लिकेशन ज्यादा है कंपेयर टू अर्ली रिसर्च कैरियर लेफ्ट साइड, राइट, क्योंकि वक्त के साथ साथ नंबर ऑफ पब्लिकेशन बढ़ती चली गई। और इसी तरह से जब नंबर ऑफ पब्लिकेशन बढ़ती है तो नंबर ऑफ साइटेशन भी अमूमन इन्हीं की आपको ज्यादा नजर आएगी कंपेयर टू दिस इन रिसर्चर्स की, कि जिनको रिसर्च को स्टार्ट किए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। एक एक्सेप्शन हमें नजर आती है प्रोफ अहमद अब्दाला की, जिनके नंबर ऑफ पब्लिकेशन तो शायद सॉरी नंबर ऑफ पब्लिकेशन शायद इनकी 200 से नीचे है, लेकिन नंबर ऑफ साइटेशन 15,000 है। तो ये शो करता है कि इनकी कुछ पेपर्स की बहुत ज्यादा साइटेशन है, और है भी इनके कुछ पेपर 3-3 हजार दफा साइट हुए। नैनो मटेरियल्स के इनिशियल वर्क, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क में से इनका काम शामिल है। तो ये अमूमन जो है वो यहाँ पे आप देखें, जो आप बात कर रहे थे नईम साहब के, जो है सीनियर रिसर्चर्स को फायदा, सीनियर रिसर्चर्स को ऑब्वियसली फायदा है कि उनका टाइम ज्यादा है तो उनकी साइटेशन ज्यादा हो जाती है। तो अगर सिर्फ इस बुनियाद पे आप किसी को वो करेंगे, जज करेंगे, तो ये एक तरह से जूनियर रिसर्चर्स के साथ नाइंसाफी हो सकता है कि वो जब 30 साल रिसर्च करें तो उनका भी रिसर्च प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सबसे पहले मैंने इसको शो किया। फिर सेकंड जो है हमने, मैं इसको थोड़ा तेज लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमें HEJ को भी कवर करना है, हमारे पास जो है वो सिर्फ 25 मिनट या 20 मिनट बाकी हैं। ठीक है, सेकंड जो है H इंडेक्स और I10 इंडेक्स। लेफ्ट साइड के ऊपर हमने I10 इंडेक्स को प्लॉट किया उन्हीं 35 रिसर्चर के डाटा, जिनमें से मेरा ख्याल है कि डॉक्टर अली कासिम यहाँ पे भी मौजूद है और कुछ रिसर्चर और भी इधर मौजूद है। और फिर जो है वो राइट साइड पे H इंडेक्स है और ग्रीन वाला जो है वो H इंडेक्स है। तो यहाँ पे भी आपको ये नजर आएगा कि H इंडेक्स राइट साइड वालों के ही ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो सीनियर रिसर्चर्स हैं और उनका H इंडेक्स मैक्सिमम तो 136 तक है। सॉरी, H इंडेक्स तो राइट साइड पे, मैक्सिमम H इंडेक्स जो नजर आ रहा है इस पूरे डेटा सेट के अंदर 43 नजर आ रहा है, राइट। प्रोफ अजमी बुस्ताम का, प्रोफ अजमी बुस्ताम यानी यहाँ पे कोई भी रिसर्चर 60 वाला नहीं है। मैंने अब तक किसी भी 60 वाले को नहीं देखा। सॉरी, प्रोफ अब्दाला जिनका बहुत अच्छा नंबर ऑफ साइटेशन है, उनका H इंडेक्स भी 35 है, 60 नहीं हुआ क्योंकि 35 पेपर ही 35 दफा से ज्यादा साइट हुए। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर हम इधर बात करें जूनियर रिसर्चर्स के अंदर, तो डॉक्टर अजहर फखरुद्दीन, इसका H इंडेक्स जो है वो 23 के करीब है, काफी अच्छा है। और इसी तरह से तो अमूमन, और जिसका H इंडेक्स अच्छा है और जिसके पेपर ज्यादा है उसका I10 इंडेक्स ज्यादा है। आप इधर देखें अगर, अमूमन आपको ये नजर आएगा जिनके नंबर ऑफ पब्लिकेशन ज्यादा हैं उनका I10 इंडेक्स भी ज्यादा है, राइट। कोई सवाल हो इसके बारे में? As indicated in the limitation of H index, the senior researcher have a higher H index and I10 index than junior researcher. क्योंकि टाइम इसके अंदर काउंट नहीं हो रहा। जो मेन जो क्राइटेरिया क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम का कोई वो नहीं है कैटेगराइजेशन इन इंडेक्सेस के अंदर, राइट। तो ये बुनियादी वजह है कि सीनियर रिसर्चर्स को बहुत ज्यादा एज मिल जाता है, क्योंकि कोई नहीं पूछता कि आपने 25 साल में रिसर्च की है कि 30 साल में रिसर्च की है कि 2 साल में रिसर्च की है। तो एम इंडेक्स जो है यहाँ पे अपना वो दिखाता है, टाइम इंडिपेंडेंट रिसर्च के हवाले से की रोल प्ले करता है। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो जी इंडेक्स, एगी इंडेक्स और राइट साइड पे एम इंडेक्स को शो कर रहा है, और वही पैरामीटर्स हमने मेंटेन किए हैं जो कि हर्ष ने मेंशन किए हैं कि 1 होगा तो एवरेज और उससे अबव है तो गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल रिसर्चर्स मोर देन 3। तो अगर हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर देखें तो पहले हम जी इंडेक्स की बात करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि प्रोफ अहमद अब्दाला का यानी नंबर ऑफ साइटेशन ज्यादा थी, तो उनका जी इंडेक्स जो है भी उनका ज्यादा है यहाँ पे, यानी ये डायरेक्टली इंटरलिंक कर रहा है नंबर ऑफ साइटेशंस को। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ट्रेंड आपको सेम नजर आएगा,
जी इंडेक्स का, ज्यादा साइटेशन ज्यादा जी इंडेक्स, और हाईली साइटेड पेपर्स को वेटेज ज्यादा मिली, ठीक है। और इसी तरह जो सीनियर रिसर्चर्स हैं उनके भी ज्यादा हुआ, उनके ज्यादा हैं जी इंडेक्स कंपेयर टू हम जैसे छोटे रिसर्चर्स के। और इसके मुकाबले में एम इंडेक्स की जहां तक बात है तो वो कैरियर इंडिपेंडेंट है। तो एम इंडेक्स में जब आप देखते हैं कि इवन प्रोव अब्दाला जिनकी बहुत ही अच्छा रिसर्च प्रोफाइल है, उनका भी एम इंडेक्स ड्रॉप होके 2 के करीब आ जाता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका एच इंडेक्स उस तरह से नहीं बढ़ता क्योंकि शुरू में बढ़ता है, जिसकी वजह से जो है वो एम इंडेक्स जो है वो करता है। और अगर हम देखें एक्सेप्शनल रिसर्चर्स की कैटेगरी के अंदर, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही लोग जो है आखिरकार पेनिट्रेट या ब्रोक कर पाते हैं, जिनके अंदर एक डॉक्टर कार्नेलियस है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिसर्चर है, हमारे साथ ही काम करते हैं, हमारे ग्रुप में काम करते हैं। और डॉक्टर जफर खान गौरी हैं जो कि टेक्सास A&M कतर में मेरे साथ थे और अभी इन्होंने HEJ को ज्वाइन किया है। तो ये 2 रिसर्चर्स का सिर्फ हम 35 के डाटा के अंदर इन 2 का जो है हम कह सकते हैं कि इनका प्रोफाइल जो है एक्सेप्शनल रिसर्च। इन दोनों का एच क्यों मिला, अगेन मैं इसका भी रीजन देता हूँ कि इन दोनों के अगर आप प्रोफाइल को गौर करें तो डॉक्टर गौरी का भी पहला पेपर जो पब्लिश हुआ है वो 2015 के अंदर हुआ है, और डॉक्टर कार्नेलियस का भी जो पेपर पब्लिश हुआ है वो 2016 के अंदर पहला पेपर पब्लिश हुआ है। तो टाइम स्पेन कम होने की वजह से एम इंडेक्स इनका बढ़ा, लेकिन इसके साथ साथ अगेन वही बात कि ये क्वालिटी को भी शो करती है कि जितने पेपर इन्होंने लिखे उनका एच इंडेक्स ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि दे आर अ वेरी गुड रिसर्चर एंड देयर पेपर हैव अ साइंटिफिक रेपुटेशन इन देयर कम्युनिटी एज वेल। ठीक है, कोई सवाल हो इसके बारे में? Based on the M index, we can evaluate the independent value of the evaluation of the researcher, time independent evaluation. जी, कोई इसके बारे में मजीद सवाल हो, कोई डिस्कस करना हो मजीद, इसको हम बहुत डिटेल में भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैं कवर करना चाह रहा हूँ HEJ कभी। उबैद भाई कोई सवाल है? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो कोई सवाल नहीं है। सबको क्लियर है ये चीज? अगर कोई सवाल हो तो फिर हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। कोई मैसेज किसी ने किया है? ठीक है, मेरा ख्याल है आगे चलते हैं क्योंकि लोग इसके बारे में ज्यादा ठीक है। HJRS सिस्टम, HEJ जर्नल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ये बेसिकली है फॉर prestigious measurement of the measurement criteria introduced by HEC due to the following 4 main reason। कि HEC ने एक क्राइटेरिया जो है वो पेश किया है इन 2020 आई गेस, और इसके अंदर 4 मेन इसके पर्पस हैं। सबसे पहले तो establish the recognition and reward ecosystem in which highly quality research is rewarded and promoted। कि जो भी आप पब्लिकेशन करेंगे वो अगर HEJ के रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में ज्यादा अच्छी होगी तो उसको ज्यादा वेटेज दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल और इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एज वेल, वो दोनों। क्योंकि मेरा ख्याल है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है उनके हाँ ये रिवॉर्ड सिस्टम भी है, तो उसके अंदर भी HEC जो है वो इन चीज़ों को मद्देनजर रखता है, और ख़ास तौर पे दीगर क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, इन चीज़ों के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है। सो इसका मकसद क्या है? टू असेस HEC फंडिंग एजेंसीज एंड पॉलिसी मेकर in objectively evaluating the prestige of a journal in a specific subject area and making informed decision about the prestige of the journal where faculty members typically publish। यानी HEC को खुद भी, फिर डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स, इनको बता, इनके लिए एक रहनुमाई प्रोवाइड करना कि कौन सा जर्नल किस सब्जेक्ट के अंदर हाईली प्रेस्टिजियस है, और उसके यानी और फैकल्टी मेंबर्स को भी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना है कि आप यहाँ पे अपने पेपर पब्लिश करें तो इसकी ये स्टैंडर्ड रैंकिंग या इसकी ये स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइजेशन है। To identify with a huge high degree of accuracy with the research community those researchers who aim for prestige journal because they are conducting world classes, यानी हाई क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करना और एक क्राइटेरिया सबके लिए बनाना
कि ताकि सबको इक्वली जो है वो ट्रीट कर सकें और सभी अच्छी रिसर्च की तरफ जा सकें। और फाइनली इट विल सर्व एज अ पॉलिसी टूल टू डिस्टिंग्विश क्वालिटी ओरिएंटेड रिसर्चर्स फ्रॉम द क्राउड। यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स के पॉइंट्स हैं, और एज इट इज जो है मैंने इसको यहाँ पे कंडक्ट किया है ताकि जो है वो आपको पता हो कि एचईसी का क्या क्राइटेरिया, उन्होंने क्यों ये क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, कोई सवाल हो यहाँ तक? अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम एक केस स्टडी डील करेंगे कि मैंने अपने किसी पेपर का जो है वो होता क्या है वो शो किया है कि डिफरेंट जब ओवरव्यू उसका खुलता है उसमें किस किस तरह से चीजें जो है वो शामिल होती हैं और क्या क्या चीजें होती हैं और उसकी क्या मीनिंग्स हैं, ये हमने कवर किया है इसके अंदर। यहाँ तक कोई सवाल हो एचईजे का क्राइटेरिया के ऊपर? ठीक है, आगे चलते हैं। एलिजिबल जर्नल्स क्या और कौन से हैं? A journal is eligible for consideration for positioning in HGRS system and only if the following criteria, यानी क्या criteria है हम देखते हैं। It is indexed by the indexing agency by HEC on a regular basis. Currently journal indexed by Web of Science and Scopus are only recognized by HEC। यानी जो या तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डेटा बेस हो जैसे वेब ऑफ साइंस और स्कोपस, तो वो उसके अंदर शामिल होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि गूगल स्कॉलर के पास जर्नल जो हैं, जो गूगल स्कॉलर इंडेक्स हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं है क्लियरली। तो जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं वो सिर्फ वेब ऑफ साइंस और स्कोपस वाले इसके अंदर इंक्लूड हैं, और ये सारे इंक्लूड हैं। जो भी स्कोपस या वेब ऑफ साइंस के अंदर है वो अच्छी चीजें उसको रिकॉग्नाइज करती है। सेकेंड, it is a local journal and meets the HEC requirement for the Y category for local journal। यानी लोकल कोई नया जर्नल है और HEC की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है Y कैटेगरी का, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो सकता है, होता है, ऐड है इसके अंदर। और तीसरी चीज जो है इट इज नॉट इंक्लूडेड, यानी वो जो भी जर्नल है उसका नाम ब्लैक लिस्ट जर्नल्स की लिस्ट के अंदर शामिल ना हो। रिमूव लिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स और काउंसिल और डायरेक्टरी ऑफ डॉज डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स के अंदर रिमूव लिस्ट के अंदर शामिल ना हो, अगर वो इन अबव 2 कैटेगरीज को भी फिलफिल करता हो उसके बावजूद भी। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसकी बुनियाद पे HEC ने जो है जर्नल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के अंदर जर्नल्स को रिकॉग्नाइज किया है या इंक्लूड किया है। अब बात करते हैं HJRS मैट्रिक्स के ऊपर। अब हम एक ओवरव्यू देखते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ HJRS सिस्टम फॉर फ्यूल जर्नल। ये मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ था, तो उसका मैंने जो है वो एक पिक्चर यानी HEC की वेबसाइट पे उसको देख के कि उसका क्या क्राइटेरिया है वो इधर प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे ये एक ओवरव्यू होता है कि जब आप फ्यूल लिखते हैं HJRS सिस्टम की वेबसाइट पे, तो इस तरह की इंटरफेस जो है ओपन होता है, यानी उसके डिफरेंट चीजें जो है। इसी तरह आप कोई भी जर्नल लिखेंगे, मिसाल के तौर पे कोई अगर आर्ट्स का जर्नल है उसमें जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लिखा, तो इसी तरह से मैनेजमेंट साइंसेज लिखा तो उसके बारे में इस तरह के नंबर्स और चीजें जो है डिस्प्ले होंगी। ये मैं बताता हूँ कि क्या किसको शो करती है। सबसे पहले हम देखें तो ये जर्नल का नाम यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट साइड पे टॉप पे, उसका ISSN नंबर कि उसका नंबर क्या है, इधर स्कोपस है कि नहीं है, यस और नो। ठीक है, वेब ऑफ साइंस दोनों के अंदर है तो मोर देन वेलकम। किस कंट्री से इशू होता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, सब्जेक्ट एरिया एंड सब्जेक्ट कैटेगरी, किस सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर वो लाई करता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने जैसे जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज बोला लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मैनेजमेंट साइंसेज या फाइनेंस या जो भी XYZ किसी का भी क्राइटेरिया है, वो किस क्राइटेरिया के अंदर रिकॉग्नाइज है HEC की जर्नल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है किसी भी जर्नल के बारे में। फिर इसके अंदर इधर कुछ नंबर्स आ रहे हैं, अगर आप गौर से देखें। मेरी स्लाइड नजर आ रही है सबको? जी आ रही है। सबसे पहले ऊपर है EFT-TM। बेसिकली ये ईजन फैक्टर को शो करता है। ईजन फैक्टर क्या है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है आपको बताता हूँ कि उसका क्राइटेरिया क्या है कि जिसको HEC रिकॉग्नाइज कर रही है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो HEC जो है बेसिकली 6 क्राइटेरियाज के ऊपर जो है किसी भी जर्नल को इवेल्युएट कर रही है, 1 2 3 4 5 6।
तो ये 6 क्राइटेरिया क्या है डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं इनका ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है। सबसे पहले ईजन फैक्टर है, और सेकंड जो है वो आर्टिकल इन्फ्लुएंस फैक्टर है, AIF। फिर जो है तीसरी चीज जो है शिमागो जर्नल। ये 2 क्राइटेरिया जो है ये इंडिपेंडेंट है, ईजन फैक्टर क्राइटेरिया। ये आईएसआई और स्कोपस के अलावा इंडिपेंडेंट ईजन फैक्टर एक और रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम, उससे ये क्राइटेरिया लिए गए हैं ऊपर के दोनों ना। आर्टिकल ये इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, आर्टिकल इन्फ्लुएंस फैक्टर है। ये दोनों क्राइटेरिया ये वहां से लिए गए हैं। फिर जो नेक्स्ट 2 क्राइटेरियाज हैं वो बेसिकली स्कोपस से लिए गए हैं। शिमागो जो कि साइंस मेजर वेबसाइट है, शिमागो जर्नल रिपोर्ट, और एच इंडेक्स उसके साथ वो भी काउंट करते हैं, तो ये वहां से लिए गए हैं स्कोपस से। और जो बकिया 2 क्राइटेरियाज हैं ये मेरा ख्याल है कि इन्होंने साइट्स पर डॉक्यूमेंट, जो कि बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर भी होता है, साइट्स पर डॉक्यूमेंट इन लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, किसी भी जर्नल की लास्ट ईयर के में जो साइटेशन आई है उनको लास्ट 2 ईयर से डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो है आपका इम्पैक्ट फैक्टर काउंट होता है। तो ये भी इसके अंदर शामिल है इस वेटेज कैटेगरी के अंदर। और आखिरी चीज जो है सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट पर पेपर। सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये बेसिकली जो है ये कहता है कि आपका यानी जो आपकी फील्ड है उसके अंदर आपके पेपर की क्या वेटेज है। अगर 1 है तो आपकी फील्ड के अंदर एवरेज है, 1 से ज्यादा है तो बेहतर है, 1 से नीचे है तो आपकी फील्ड के अंदर इस जर्नल की क्या रिकॉग्नाइजेशन है, वो इसको शो करता है इम्पैक्ट पर पेपर। ये इसकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक कर देखते हैं डिटेल में। ठीक है, फिर हम राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे जर्नल प्रेस्टिजियस इंडेक्स JPI जो कि शो करता है नंबर, ये मैक्सिमम जो इसका नंबर है वो 100 है, और 100 यानी टॉप 80 तक जो है वो Q1 जर्नल, टॉप 75 तक Q1 जर्नल के अंदर आते हैं, और फिर 50 तक जो है वो Q2 जर्नल के अंदर आते हैं HES सिस्टम के अंदर, और उससे नीचे जो है वो Q3 और Q4। डॉक्टर समीर भाई, आपका जो सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये Q1 Q2 जर्नल है कि नहीं, अगर ये प्रेस्टिजियस JPI इंडेक्स जो है आपका टॉप 75% के अंदर आ रहा है तो आपका Q1 जर्नल है। 70 से above है। 75 से अबव है, यानी क्वार्टाइल सिस्टम ये होता है कि डिफरेंट 25 से डिवाइड, यानी 25 25 25 100 को डिवाइड करते चले जाए ना, तो टॉप 75% के अंदर आएगा तो वो Q1 है, टॉप 50 के अंदर आएगा तो Q2 है, Q3 और इसी तरह Q4। ठीक है, सही। और फिर इसके बाद एक कैटेगरी सिस्टम है। तो कैटेगरी सिस्टम नेक्स्ट है वो HEC कैटेगरी है जो कि WXY तक है, और Z कैटेगरी जो है वो बाहर हो जाती है इससे ना। तो W कैटेगरी जो है वो टॉप जर्नल्स को है, क्योंकि इंटरनेशनली, क्योंकि आप देखें तो ये Q1 के अंदर आ रहा है ना, तो Q1 जर्नल अमूमन W कैटेगरी के अंदर होते हैं। Q2 जर्नल जो है उनकी X कैटेगरी होती है, और इसी तरह से जो लोकल जर्नल्स हैं उनको Y कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, Y और Z कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट रैंकिंग, तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो आपने कहा पूछा था कि जो है सब्जेक्ट के अंदर उसकी क्या वेटेज है जर्नल की। तो सब्जेक्ट के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग एनर्जी पर्सपेक्टिव के अंदर टोटल अगर 836 जर्नल है तो इसका नंबर जो है 32वां है। तो ये टॉप 10% के अंदर, ये चीज यहाँ पे भी इंडिकेट हो रही है 92%, राइट। तो ये टॉप 10% जर्नल के अंदर शामिल है, या टॉप 5% जर्नल के अंदर शामिल हो रहा है तकरीबन सब्जेक्ट रैंकिंग के लिहाज से, राइट। तो इस तरह से यानी बहुत अच्छा सिस्टम है HEC ने। मुझे जब मैंने पहली दफा इस सिस्टम को लास्ट ईयर देखा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा यही था कि जो है शायद ऐसे ही सिस्टम होगा, लेकिन जो चीजें इन्होंने इसके अंदर डाली हैं, जो जो क्राइटेरियाज मेंटेन किए हैं वो बहुत ही आला है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। जी नईम साहब प्लीज। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी बात की कि जो Q1 होगा वो W में, और इस तरह आगे Q2 जो है वो X में, और आगे क्या ये सब जर्नल्स पे अप्लाई होता है? जैसे मैं मेरा PhD का पहला पेपर जो था वो Q1 में था, लेकिन HGRS सिस्टम में वो X कैटेगरी में है, जबकि मेरे जो कुछ पेपर्स Q2 में है और वो यहाँ पे W कैटेगरी में। ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अपना जो मलेशिया का साइंस मलेशिया जर्नल है वो यहाँ पे Q4 है, हत्ता कि Q4 से भी नीचे जाने के उसके आसार नजर आ रहे हैं, तो वो यहाँ HGRS सिस्टम में W कैटेगरी में है। मेरा ख्याल है कि भाई असल में देखें होना क्या चाहिए कि इसको हर साल मेंटेन करें ना,
जैसे जी, जी। आप इम्पैक्ट फैक्टर हर साल मेंटेन होता है, जर्नल्स की प्रेस्टीज हर साल मेंटेन होती है इंटरनेशनली, तो एचईसी को भी चाहिए कि हर साल जो है वो अपडेट करें बेस्ड ऑन सब्जेक्ट रैंकिंग इंटरनेशनली वेबसाइट्स, राइट। हो सकता है बिल्कुल। कि इस मामले में थोड़ी लैकिंग हो, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ एक चीज बन गई तो उसको अडॉप्ट करने में भी थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, और उसको मेंटेन करने में भी हेजिटेशन होती है। तो जी, मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि इसका रीजन ये है। थैंक यू जज़ाकल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं क्विकली। मेडेलियन, मेडेलियन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी टू लूज द कैटेगरी। अच्छा, ये बेसिकली इनकी 4 कैटेगरी हैं, मेडेलियन, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो अगर कोई जर्नल प्लेटिनियम कैटेगरी में है तो इसका मतलब है कि इसको, ये नीचे जाएगा तो ये गोल्ड में आएगा, राइट। तो गोल्ड का मतलब यानी और फिर गोल्ड से नीचे, तो इसको अगर ये जब ब्रॉन्ज से नीचे जाएगा तो फिर कैटेगरी डब्ल्यू से एक्स हो जाएगी। कैटेगरी यानी अगर ये ब्राउन यानी नीचे कोई जर्नल गिरता है, प्लेटिनियम से गोल्ड होगा, पहले गोल्ड से नीचे आएगा, फर्दर फिर नीचे आएगा, ब्रॉन्ज से नीचे जाएगा तो कैटेगरी चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेटिनियम कैटेगरी में है तो इसका कोई चांस नहीं है कि ये अगर लूज भी करेगा अपनी थोड़ी सी प्रेस्टीज तो वो प्लेटिनियम से कम होकर गोल्ड में आएगा। गोल्ड भी जो है वो ब्रॉन्ज से बहुत ऊपर है, राइट। यानी 25% मजीद नीचे, फिर 25 मजीद नीचे, वो कर करके फिर जो है आप जो है वो प्रोबेबिलिटी लूज करेंगे। तो ये प्लेटिनियम कैटेगरी का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी यही है कि अगले 2-3 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर इसकी अपनी प्रेस्टेज मेंटेन रहेगी, और ये टॉप क्वालिटी जर्नल ही काउंट होगा, डब्ल्यू कैटेगरी में ही रहेगा एचईसी की। तो ये बेसिकली जो है ये 10-12 चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है एचईसी की वेबसाइट में। जब आप इसकी वेबसाइट पे देखेंगे तो आप जैसे ही वो करेंगे, किसी भी जर्नल की सब्जेक्ट रैंकिंग सब चीजें इधर आ रही होती हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जर्नल की क्या प्रेस्टीज है मेरी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, और उसी को आप जो है वो ऐड करेंगे। तो इसमें खास बात ये है जो मुझे पसंद आई, वो इन्होंने सिर्फ, जैसे उससे पहले क्या होता था कि सिर्फ यानी एच इंडेक्स, सॉरी, इम्पैक्ट फैक्टर को मद्देनजर रखा जाता था जेसीआर का, जो कि साइटेशन पर डॉक्यूमेंट है। अब वो बाज़ औक़ात जो है वो इतना कोई जर्नल जो है वो स्कोपस के अंदर बहुत अच्छा है, उसके अंदर दूसरी चीजों के अंदर शामिल नहीं है, तो इसमें इन्होंने दोनों डेटाबेसेस को इक्वली कवर किया। तो ये एक जो खास बात है, वो सिर्फ एक साइड को कवर नहीं किया आईएसआई, बल्कि स्कोपस और इसके साथ ईजन फैक्टर, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्विकली। होता एक क्या, छोटा सा सवाल मेरा ये है कि जी जी, अभी मिसाल के तौर पे मेरे रिसर्च कैटेगरी डब्ल्यू में आ जाती है, ठीक है, और 3 सालों के बाद वो डब्ल्यू से नीचे आ जाता है, एक्स में आ जाता है। ठीक है, अब मैं जब उस पेपर को रिप्रेजेंट करूंगा कहीं किसी इंस्टीट्यूट में कहीं भी, तो मैं उसके पुराने पोजीशन के रिस्पेक्ट से करूंगा, जो रिसेंट पोजीशन है करंट, उसका उसके रिस्पेक्ट से करूंगा, करंट, करंट के हिसाब से। करंट के साथ। अच्छा, ठीक है, चल बहुत शुक्रिया। आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा था कि इसके अंदर 4-5 क्राइटेरिया, 6 क्राइटेरियाज हैं, वो क्या है? ईजन फैक्टर मेजरमेंट क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स आर्टिकल्स फ्रॉम द जर्नल पब्लिश इन द पास्ट 5 years हैज बीन साइटेड इन द जेसीआर रिपोर्ट। ये यानी ये इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर लास्ट 5 years में कितनी दफा साइट हुआ, उससे पिछली साइटेशंस को ये मद्देनजर नहीं रखता। Like the impact factor, Eigen factor is essentially the ratio of number of citations to a total number of articles. However, अब इम्पैक्ट फैक्टर से इसका डिफरेंस क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर तो वही है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वो उसके अंदर शामिल हो वो उसको काउंट करता है, लेकिन ये क्या करता है कि सेल्फ साइटेशंस को निकाल देता है जर्नल की। काउंट साइटेशन टू अ जर्नल इन बोथ साइंस एंड सोशल, ओवरऑल साइटेशन मैट्रिक्स के हिसाब से नॉर्मलाइज करते हैं कि सोशल साइंसेस में कितनी आ रही है उसके हिसाब से मेंटेन, और साइंसेज में कितनी आ रही है, सबको नॉर्मलाइज करके सोशल साइंसेज और साइंसेज दोनों को एक इंडिपेंडेंटली नॉर्मलाइज करके इसको काउंट किया जाता है, इसको मद्देनजर रखा जाता है। Eliminate self citations. Every reference from one article in a journal to another article from the same journal is discounted. कि अगर आपने फ्यूल में, मिसाल के तौर पे मैंने पेपर पब्लिश किया और मैंने फ्यूल ही का कोई जर्नल साइट किया हुआ है, बाज़ औक़ात जर्नल्स वाले ये करवाते हैं कि आप हमारे पेपर साइट करो, तो उसको जो है वो इक्वल मार्क्स नहीं दिए जाते, उसको कम मार्क्स दिए जाते हैं, ताकि ये चीज़ ना हो कि जर्नल अपना इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ाने के लिए सेल्फ साइटेशन करवाना शुरू कर दें। ठीक है, और वेट ईच रेफरेंस अकॉर्डिंग टू स्टोचस्टिक मेजर ऑफ द
नंबर ऑफ टाइम रिसर्चर स्पेंड रीडिंग द जर्नल। इसके साथ साथ जो आप कोई टाइम स्पेंड करते हैं किसी भी जर्नल को रीड करने के लिए वेबसाइट के ऊपर, उसको भी मद्देनजर रखा जाता है और कंपेयर किया जाता है कि अगर एक बंदा एक पेपर के ऊपर फ्यूल के 1 मिनट लगा रहा है और मेरे पेपर पे अगर उसने आधा मिनट लगाया, तो इसका मतलब है कि मेरे पेपर की वेटेज कम है। तो ये बहुत ही जामे एक क्राइटेरिया है जो कि कवर कर रहा होता है, सिवाय इम्पैक्ट फैक्टर को नहीं बल्कि दीगर चीजों को भी। तो ये ईजन फैक्टर इन्होंने अपने उसके अंदर डाला है, बहुत अच्छा क्राइटेरिया उसके अंदर ऐड किया है। सेकंड क्राइटेरिया है आर्टिकल इन्फ्लुएंस फैक्टर, जो कि मेजर करता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द जर्नल ऑन पर आर्टिकल बेसिस, के हर आर्टिकल का कितना इन्फ्लुएंस है। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक आध पेपर बहुत दफा साइड हो गया जिसकी वजह से इम्पैक्ट फैक्टर जो है जर्नल का बढ़ गया, ठीक है। उसके मुकाबले में ये जो है वो सबको काउंट करता है। द जर्नल रीजन फैक्टर स्कोर डिवाइडेड बाय द फ्रैक्शन ऑफ आर्टिकल पब्लिश बाय द जर्नल, यानी हर आर्टिकल के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाता है रीजन फैक्टर को। द फ्रैक्शन इज नॉर्मलाइज्ड सो दैट द सम ऑफ द टोटल आर्टिकल फ्रॉम ऑल जर्नल इज 1। तो अगर आपका आर्टिकल इन्फ्लुएंस फैक्टर किसी भी जर्नल का 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। दैट मीन आर्टिकल इन्फ्लुएंस फैक्टर इज 1, score is 1. A score greater than when 1 indicate that the each article of the journal has been above average influence. A score less than 1 indicate that each article in the journal has a below average influence. ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं JCR SJR साइंस शिमागो साइंस मेजर जर्नल रैंक, जो कि कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द एवरेज नंबर ऑफ वेटेड साइटेशन रिसीव्ड इन अ ईयर और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पब्लिश इन प्रीवियस 3 years। तो 3 साल यानी 3 साल की साइटेशन से इसको डिवाइड करके वो देखा जाता है 2 साल की जगह। और फिर है एच इंडेक्स, जैसे हमने पहले ऑथर के बारे में बात की थी, एक्सप्रेसेस द इंस्टेड ऑफ ऑथर journals number of articles H that have received latest H citation. It quantifies both the journal scientific productivity and scientific impact. और इसके बाद है तीसरी चीज जो कि साइट्स पर डॉक्यूमेंट है, जिसको पांचवी चीज साइट पर डॉक्यूमेंट है, जो कि जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर भी है, जिसको हम जर्नली रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि कैटेगराइज किया जाता है साइट पर डॉक्यूमेंट इन द लास्ट 2 years measures the scientific impact of an average article published in the, यानी एवरेज आर्टिकल का कितना इम्पैक्ट है, सारे कितने पब्लिश हुए हैं 2 साल के अंदर, उससे डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और ये सेम फार्मूला है जो कि थॉमसन राउटर या वेब ऑफ साइंस भी यूज की जाती है। और फिर है सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर कैलकुलेशन। उसमें क्या होता है कि जर्नल साइटेशन काउंट पर पेपर डिवाइडेड बाय साइटेशन पोटेंशियल इन इट्स सब्जेक्ट एरिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी नॉर्मलाइजेशन के लिए होता क्या है कि अब अगर हम सोशल साइंसेज की बात करते हैं तो सोशल साइंसेज में साइटेशंस कम आती हैं, ठीक है, कंपेयर टू केमिकल इंजीनियरिंग साइंसेज के अंदर। तो ये क्या करता है कि डिवाइड किया जाएगा कि सब्जेक्ट क्राइटेरिया में आपकी साइटेशंस कितनी है, एवरेज सब्जेक्ट क्राइटेरिया। मिसाल के तौर पे केमिकल इंजीनियरिंग में कहते हैं कि एवरेज जो है वो यानी इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 2-3 होता है, सोशल साइंसेज में 0.5 होता है। तो यहाँ पे डिवाइड जो है वो साइटेशन पोटेंशियल उससे किया जाएगा, ताकि आपको इक्विवेलेंट सिनेरियो पता चले, ये यानी हम कंपेयर कर सकें डिफरेंट फील्ड ऑफ रिसर्चर्स को एडजस्ट कर सकें। So based on above these 6 matrices, GRS system calculate the journal prestige index (JPI) and rank the journal as the final priority measure of a prestige of a journal within a subject area. तो ये 6 क्राइटेरिया हैं जिनकी बुनियाद पे HEC जो है वो जर्नल रिकॉग्निशन सिस्टम को डील करती है और उस पर बताती है कि किस जर्नल की कितनी साइंटिफिक वैल्यू है या उसकी कितनी प्रेस्टीज है। तो ये थी मुख्तसरन प्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि टाइम पे मैंने ख़त्म की होगी। कोई सवाल हो तो प्लीज़ डिस्कशन कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो क्विकली इसको पूछ लें। एक सवाल थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर के हवाले से मुझे बताएं कि बाद वक्त हम इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं, तो कोई ऐसा कोई सोर्स है जहाँ से डायरेक्टली हमें तमाम जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर पता चल जाए? तमाम जर्नल्स का हाँ, तो ये तो यानी JCR की रिपोर्ट आती है, अभी रिसेंटली आई है,
जिस जून में जी, दिस ईयर। तो एक्सेल फाइल है, उसमें पूरे सारे जर्नल्स की लिस्टिंग भी होती है और उसके अंदर उनका इम्पैक्ट फैक्टर और सारी चीजें मौजूद होती हैं। HJRS की रिपोर्ट में कोई इम्पैक्ट फैक्टर की रॉन जैसे सारा नहीं, साइटेशन पर डॉक्यूमेंट जो है इम्पैक्ट फैक्टर ही है ना। जैसे साइटेशन पर डॉक्यूमेंट, ये जो CD2 क्राइटेरिया जो है, जी साइट्स जी पर जी। डॉक्यूमेंट, ये हाँ, बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर को शो करता है ना, किसी भी जर्नल का। अच्छा सेम, यानी कि हम इसी को इम्पैक्ट फैक्टर जी कंसीडर कर ये सकते इम्पैक्ट फैक्टर ही है, बिल्कुल, हैं। ये 100% इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। चैट में कोई सवाल है? जी, किसी को सवाल हो? हाँ भाई, ये हम जो क्या कहते हैं, मतलब ये फील्ड रेलिवेंट भी बता रहा है कि आपको जनरल टाइप करते हैं तो किस फील्ड से रेलिवेंट है, ये भी आपको एग्जैक्टली इंडिकेट कर रहा है ये कि इंडिकेट हो केमिकल रहा में है ना, आपको सब्जेक्ट रैंकिंग, ये यहाँ पे। सही है। अगर कहते हैं तो मैं एक दफा दिखा भी दे, यानी हम कोई भी जर्नल देख भी लेते हैं अगर कंफ्यूजन है तो। हाँ, देखने डिपेंड्स टाइम अगर है तो। शुल्का के ऊपर है। सेकंड सवाल मेरा अभी पहले मैंने किया भी था कि आप अपनी जब रिसर्च करते हैं और आप प्लान करते हैं कि आप पब्लिश करना है तो आप किस जर्नल को टारगेट करेंगे, Q1 कैटेगरी, Q2 कैटेगरी, तो वो आपने खुद सेल्फ स्टडी करनी है कि यार ये जो मेरा पेपर होगा उसकी क्या क्वालिटी है, या कोई कोई क्राइटेरिया होगा कि यार किस तरह से हम टारगेट करें ताकि वो बिल्कुल, रिजेक्टेड यानी ना हो। सबसे सबसे पहले तो आपको पता होगा ना कि आपने यानी कॉन्फ्रेंस पेपर लिखा है या जर्नल पेपर लिखा है, तो उसकी क्वालिटी क्या है और उस किस्म के पेपर किस जर्नल में पब्लिश होते हैं ना। सही है। यानी जो आप पेपर डाउनलोड करके रीड करते हैं ड्यूरिंग द लिटरेचर रिसर्च और सब चीजें, तो अमूमन आपका काम भी उसी नौयत का होता है ना, सेम काम होता है, तो आप उन्हीं जर्नल्स को फोकस करते हैं। उन जर्नल्स को देखने का क्राइटेरिया ये है कि आपने देखा कि फ्यूल जर्नल जो है वो मुझे, मेरे ज्यादातर पेपर फ्यूल से मैं डाउनलोड करके रीड कर रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट के फ्यूल के पेपर हैं, तो उसको आपने HJRS के सिस्टम पे चेक कर लिया। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू भी कर रहे हैं, तो वो आप टारगेट कर लें कि यार आपकी उसी फील्ड किस्म के के जो। जर्नल्स में, हाँ। अच्छा ठीक है, सही है। और इसके अलावा भी क्राइटेरिया हैं, यानी अगर आपने पेपर लिखा है, उसका एब्स्ट्रैक्ट, उसका टाइटल, उसका की वर्ड्स वगैरह, यानी एल्सेवियर की भी वो है कि आप उसमें डालें, एल्सेवियर जर्नल फाइंडर्स के नाम से वेबसाइट है, उसमें आप डालें तो एल्सेवियर के जितने रेलिवेंट जर्नल्स हैं वो भी खुल जाते हैं। ये अलग क्राइटेरिया है, इसको किसी और दिन देखेंगे। अच्छा जी, सही सॉलिहा है। इकबाल साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक्चुअली मैं सोशल साइंसेज से हूँ, साइकोलॉजी से। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई जर्नल, यानी जैसे मेरा अपने डिपार्टमेंट का यहाँ UKM का एक जर्नल है, जर्नल साइकोलॉजी मलेशिया, और वो स्कोपस है, लेकिन वो HEC की उसमें नहीं आता, यानी वहाँ शो नहीं होता वो स्कोपस, बल्कि वहाँ वो शो ही नहीं होता। तो फिर जाहिर है पाकिस्तान वापस जाना है और वहीं सर्व करना है, तो फिर ये क्राइटेरिया उनका डिफरेंट है HEC का, कि कोई और कहीं पे जरूरी नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं है कि कोई और स्कोपस जर्नल हो लेकिन वो HEC ने भी उसको किया हुआ हो। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि ये वेबसाइट बनी है 2019-2020 के अंदर, हो सकता है कि जो जर्नल आपने सेलेक्ट किया हो वो जर्नल 2020 के अंदर वो स्कोपस रजिस्टर हुआ हो। तो इस वजह से ये जब अपडेट होना तो ये चाहिए कि एनुअली इसको अपडेट करना चाहिए कि मेडिलियन और ये सारी चीजें खुद ब खुद अपडेट हो, JPI जनरल प्रेस्टिजियस इंडेक्स हर साल कैलकुलेट हो और अपडेट होता रहे ऑटोमेटिक सिस्टम में। तो जब, और इसी तरह से नए जो भी चीज रिकॉग्नाइज हो स्कोपस में वो इसके अंदर खुद ब खुद ऐड हो जाए, क्योंकि उसके अंदर क्राइटेरिया में तो यही चीज लिखी है। राइट, क्योंकि यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं वो ये कहते हैं कि आप इसमें पब्लिकेशंस कराएं, लेकिन वो जाहिर है कि वो बाद में फिर हमें बेनिफिट नहीं देंगी उस तरह से। बिल्कुल तो सही। इसलिए, यानी इसलिए फिर मैं थोड़ी सी स्टार्ट में कंफ्यूज थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पब्लिकेशन नहीं करानी चाहिए, उनको HEC रिकॉग्नाइज में ही भेजना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आप यानी ज्यादा बेहतर ये है कि जो अमूमन Q1 Q2 जर्नल्स होते हैं ना वो तो वो तो रिकॉग्नाइज हो। रिकॉग्नाइज होते हैं, तो उसमें बिल्कुल। कोई इतना मसला नहीं होता कि जो है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा सेकंड साथ भाई, जो JCRS मैट्रिक सिस्टम है ये तो लोकल का है ना, लोकल प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, तो इंटरनेशनली ये JCR आप बता रहे थे कि JCR की रिपोर्ट आती है।
जी जी उनका भी ऐसा कोई सर्च इंजन है? एक तो आप कह रहे हैं रिपोर्ट बिल्कुल आती है बिल्कुल, इसमें। ISI वेब ऑफ साइंस जो है वो JCR जनरल साइटेशन रिपोर्ट के नाम से है, वेब ऑफ साइंस उनका भी है, स्कोपस का भी है, अच्छा ऐसा ही है, ठीक है। और साइंस मेजर के नाम से शिमागो स्कोपस का है बेसिकली ना। अच्छा सही है। उसमें पूरी यानी जर्नल की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि वो स्कोपस इंडेक्स है, तो वो शिमागो की वेबसाइट या साइंस मेजर की वेबसाइट के अंदर आ रहा होगा, इसी तरह स्कोपस पे भी डायरेक्ट आ रहा होगा। सेकेंडली ISI के लिए JCR के अंदर आ रहा होगा और वेब ऑफ साइंस में आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू। जी कोई सवाल हो किसी मजीद? चले कोई सवाल नहीं है तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे मौका दिया और मैंने इसको थोड़ी जो नॉलेज थी वो शेयर करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी कि आपने जो है वो अपनी मसरूफियत में से जो है थोड़ा सा वक्त निकाला हम लोगों के लिए, और बड़ा हेल्पफुल सेशन था, खासतौर पे जो जूनियर रिसर्चर्स हैं उनके लिए, और इवन सीनियर रिसर्चर्स को भी जो है वो ज़्यादा इस हवाले से नॉलेज नहीं होती है जो आपने माशाल्लाह से इसके अंदर से चीज़ें निकाल के लाए हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ जो है शुरा का भी शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो इसको अटेंड किया, और इसकी इंशाल्लाह जो सेशन इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जो अल-इस्लाह फाउंडेशन का ऑफिशियल पेज है उस पर हम इसको अपलोड कर दें। तो मैंने जो है वो इसका लिंक शेयर किया है यहाँ पे चैट में, तो आप उसको भी पेज को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अपकमिंग इवेंट्स होंगे उसके भी हम जो है वो उस पर अपडेट देते रहेंगे। इसी तरह हमारा व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, तो जो इसमें हमारे शुरा में से जो भी वॉलंटियरली उसको ज्वाइन करना चाहता है और हमारी जो है वो इस काविश के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे जो है वो हम इंशाल्लाह इस को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह।